चैप्टर 1241 टू 1250। यह अन्य अस्थि पशुओं की तरह ही लड़ा, हमलों का विरोध करने के लिए अपने अत्याचारी अस्थि कवच पर निर्भर रहा। हालांकि येज़िवेन ने इस दृश्य को देखा और उसका रंग बदल गया क्योंकि उसने इस हड्डी बंदर के हमले से एक अतुलनीय शक्तिशाली मार्शल आर्ट महसूस किया। हालांकि यह मानव योद्धाओं के हमले जितना भव्य नहीं था। इस दृश्य को देखते ही येज़िवेन का रंग लगभग तुरंत बदल गया क्योंकि उन्होंने इस हड्डी बंदर के हमले से एक तरह की अतुलनीय शक्तिशाली मार्शल आर्ट महसूस की। हालांकि यह मानव योद्धाओं के हमले जितना भव्य नहीं था, फिर भी प्राकृतिक अवस्था में लौटने का एक प्रकार का एहसास था। हालांकि प्राकृतिक अवस्था में लौटने का एहसास था, क्योंकि इसे स्पिरिट ची के साथ बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था, वह केवल कौशल का अध्ययन कर सकता था। इस बोन एप के मार्शल आर्ट कौशल शायद कई मानव योद्धाओं से ऊपर थे। इसके अत्याचारी शरीर और विपुल क्यूई और रक्त के साथ मिलकर इस पंच की शक्ति बिल्कुल महान थी। येज़िवेन ने सोचा कि अगर उसके अत्याचारी शरीर को इस मूके से मारा गया तो शायद वह मर भी नहीं गया तो भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। गर्जन। हड्डी वाला हाथी सीधे दहाड़ा और फिर सीधे अपनी विशाल सूंड घुमाए। यह एक विशाल चाबुक की तरह था जो तुरंत आकाश को चीरता हुआ और भयंकर रूप से हमले का सामना करता था। टकराना। जोर से दबी हुई आवाज सुनाई दी। दोनों पक्षों के शरीर से जुड़े अस्थि कवच बहुत कठोर थे और आसानी से तोड़े नहीं जा सकते थे। इस बार हड्डी वानर को सीधे उड़ते हुए भेजा गया। हालांकि येज़िवेन के पास भी असाधारण ताकत थी, लेकिन इस कंकाल वाले हाथी की तुलना में अभी भी कुछ असमानता थी। हालांकि उनकी मुद्रा अधिक लचीली थी और उनके प्रत्येक भूसे और किक में मार्शल आर्ट की ताकत थी जो असाधारण थी। इसलिए हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसे उड़ते हुए भेजा गया हो, लेकिन येज़िवेन जैसे विशेषज्ञ की नज़र में एक क्षण पहले वह झटका बिल्कुल येज़िवेन के बराबर था। येज़िवेन ने उस बल को ऑफसेट करने के लिए सीधे शून्य की शक्ति उधार ली थी ताकि यह उसके शरीर को चोट न पहुंचा सके। वह अस्थि हाथी जाने नहीं दे रहा था। यह सीधे अपने भयानक पैरों के साथ भागा। उसके सामने कुछ अस्थि पशुओं के पास चकमा देने का समय नहीं था और उन्हें सीधे उड़ते हुए भेजा गया। एक के बाद एक खून बहने लगा। कुछ कमजोरों को सीधे मौके पर ही मार दिया गया। इससे यह देखा जा सकता था कि अभी अभी अस्थि वानर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अस्थि हाथी के खिलाफ लड़ते हुए हारना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था, जिसमें असीम ताकत थी। येज़िवेन शायद इस कंकाली हाथी का मुकाबला करने में सक्षम होगी। आखिरकार यह कंकाल हाथी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह कोई प्राचीन वंश नहीं था। अत्याचारी शरीर के साथ इसकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। इसका केवल एक अत्याचारी शरीर था, इसमें कुछ भी जादुई नहीं था। येज़िवेन दिग्गज काया के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी। यह बिल्कुल वही बात नहीं थी। जैसे ही हड्डी बंदर को उड़ते हुए भेजा गया, वह फिर से उस पर टूट पड़ा। इसने उसे बचने का कोई समय नहीं दिया। यह पंचों का एक और दौर था। हालांकि यह एक यादृच्छिक पंच की तरह दिखता था, इसमें एक अनुभवी मास्टर को यादृच्छिक पंच से मारने का सिद्धांत शामिल था। इस तरह के एक यादृच्छिक पंच के तहत यहाँ तक जो विभिन्न मार्शल आर्ट में कुशल थे, वे भी इस तरह के एक यादृच्छिक पंच का सामना नहीं कर सकते थे। यह दिनचर्या असाधारण शक्ति और विपुल क्यूई और रक्त वाले लोगों के लिए उपयुक्त थी। कभी कभी येज़िवेन भी ऐसी ही थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, वह हमेशा अपने विरोधियों को धमकाता था क्योंकि उनकी ताकत उसके जितनी बड़ी नहीं थी और उसकी गति उसके जितनी तेज नहीं थी। यह सच था। कंकाली हाथी ने भी अपनी लंबी सूंड को हिलाया और छायाविहीन कोड़े की शक्ति को सीधे झटक दिया। यहाँ तक नंगी आंखों से भी उसकी हरकत नहीं देखी जा सकती थी। इसने सीधे कोड़े को हड्डी वानर की ओर मारा। यह आंदोलन बेहद तेज था। हालांकि इसका शरीर बहुत लचीला नहीं था, लेकिन इसका धड़ असामान्य रूप से लचीला था। टकराना। हड्डी बंदर फुर्ती से चकमा खा गया। जमीन सीधे एक भयानक दरार से खींची गई थी जो सैकड़ों मीटर लंबी थी। यह इतना गहरा था कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। येज़िवेन ने दूर से ही दो अस्थि पशुओं के बीच लड़ाई को देखा। उनके बीच की लड़ाई में कुछ भी नकली नहीं था, केवल एक भयानक शारीरिक टकराव था। यह वास्तव में येज़िवेन की पसंद के अनुरूप था। हालांकि उसने अब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वह दो अस्थि पशु सेनाओं द्वारा लक्षित किया गया तो वह मर जाएगा। हत्या जारी रही। हालांकि येज़िवेन को पता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। इसका कारण यह था कि अगले निर्जन रक्त पवित्र फल के लिए आवश्यक पोषण एकत्र नहीं किया गया था। यह किसी प्रकार के समारोह जैसा था। यह बहुत ही क्रूर और खूनी था, लेकिन यह जरूरी था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में जीवित रहना अत्यंत क्रूर था। कोई भी हाड़ मांस इन दो भयंकर जानवरों के बीच लड़ाई के केंद्र तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक बार जब वे संपर्क करते हैं तो वे उनके द्वारा मारे जा सकते हैं। व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर पर इन दो अस्थि पशुओं की तुलना में अन्य अस्थि पशु बहुत कमजोर थे। इसने लोगों को यह भी महसूस कराया कि वे बिल्कुल भी समान स्तर पर नहीं थे। येज़िवेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी।
उसे डर था कि ये 2 हड्डी वाले जानवर आधे कदम वाले दिव्य दायरे से दूर नहीं थे। यदि ये 2 अस्थि पशु इस बार उजाड़ रक्त के पवित्र फल को निगल गए तो आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करना अपरिहार्य होगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, यह सोचते हुए कि कैसे 2 अस्थि पशुओं के हाथों से भोजन छीना जाए। बड़े भाई, ये 2 हड्डी वाले जानवर बहुत शक्तिशाली हैं। इसे छीनना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इस समय ये जिवेन के सामने गुई बियान डुओचाओ के छोटे ने कहा। यद्यपि वह अहंकारी था, वह मूर्ख नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि दोनों भाई केवल कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर थे। व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर इन 2 अस्थि पशुओं की तुलना में स्पष्ट रूप से एक बड़ा अंतर था। यदि हम दोनों सेना में शामिल हो जाते हैं तब भी हम इन 2 अस्थि पशुओं को थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं। समय आने पर हम उजाड़ रक्त पवित्र फल को छीन सकते हैं और छोड़ सकते हैं। जब तक हम इन 2 अस्थि पशुओं के पीछा से छुटकारा पा लेते हैं तब तक हम एकांत में साधना करने और व्यवस्था प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए जगह पा सकते हैं। तब तक ये जिवेन हमारे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल भी हमारी होगी। हा, क्या आपको लगता है कि यह हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है? ये हाड़ मांस भी बड़े शातिर होते हैं। आमतौर पर इतने बड़े पैमाने की लड़ाई में भी मनुष्य उन्हें शायद ही कभी देख पाएंगे। इस उजाड़ रक्त पवित्र फल की खेती तो दूर की बात है। हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी खूनी है, फिर भी यह बहुत प्रभावी है। गुई बियान डुओचाओ के बड़े ने थोड़ा उत्साह के साथ कहा। यह ऐसा था जैसे वह उस दिन को देख सकता था जब उसने आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश किया था और हवा को बुला सकता था और कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में बारिश। यह वास्तव में इच्छाधारी सोच है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने ये सब शब्द सुने थे। यह हास्यास्पद था कि ये दोनों भाई उसके खिलाफ साजिश करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि एक शिवेन उनके पीछे था। यह लगभग एक बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा था। गुई बियान डुओचाओ पूरे 1 महीने से उसका पीछा कर रहा था। दोनों पक्षों के बीच पहले से ही कोई अंत नहीं था। जब तक उसके पास अवसर होता वह निश्चित रूप से इन दोनों व्यक्तियों को जाने नहीं देता। जिस तरह ये जिवेन धीरे धीरे गणना कर रही थी, विशेषज्ञों की उन्मादी लड़ाई भी धीरे धीरे बंद हो गई। इतने कम समय में हजारों हाड़ मांस की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। लाशें लगभग पहाड़ की तरह ढेर हो गई थीं और पूरे 1/3 हड्डी वाले जानवरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ये हड्डी वाले जानवर आकार में बहुत बड़े थे और इनके शरीर में बहुत खून था। इतने सारे मृतकों के साथ खून नदी की तरह बहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि खून बहुत ही कम समय में जमीन द्वारा लगभग अवशोषित कर लिया गया था, जैसे कि वह पूरी तरह से जमीन में समा गया हो। और इस समय दोनों पक्षों ने अंततः इस उन्मादी हत्या को रोक दिया। वे लाशों पर खड़े होकर एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे बाघ अपने शिकार को देख रहे हों, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। ये जिवेन ने लगभग 1 घंटे के 1 और घंटे के लिए इंतजार किया और पूरा मैदान गुंजायमान होने लगा। जमीन से एक हरा गोला उग गया। जिस क्षण यह दिखाई दिया, हड्डी के जानवर जो मूल रूप से शांत थे अचानक बेचैन हो गए। वे सभी एक साथ खड़े हो गए, विशेष रूप से 2 बोन बीस्ट कमांडर जो कानून प्रकटीकरण दायरे के 9वें स्तर पर थे। उनकी आंखें अचानक फैल गईं। यद्यपि वे पशु के रूप में थे, फिर भी उनकी बुद्धि कम नहीं थी। वे बहुत स्पष्ट थे कि इसका क्या अर्थ है। और इस समय हरा गोला कई पत्तों में लिपटा हुआ था। इन हरे पत्तों के एक एक करके खुलने के बाद केंद्र में एक चमकदार लाल फल था। यह नाजुक और सुंदर था और यह मुट्ठी के आकार का था। उस तरह के चमकीले लाल रंग में एक तरह की करामाती अनुभूति होती थी। यह वह करामाती एहसास था जो खून से सींचा गया था। यह साधारण चमकीले लाल रंग से अलग था। यह अज्ञात था कि वास्तव में इस तरह के एक सुंदर रंग को सींचने के लिए कितने हड्डी वाले जानवर दुखद रूप से मर गए थे। गर्जन गर्जन गर्जन। गंदा जानवर दहाड़ता हुआ फट गया और वे हड्डी वाले जानवर अचानक पागल हो गए। यह देखकर वे तुरंत उजाड़ रक्त पवित्र फल की ओर दौड़ने लगे। विशेष रूप से कंकाल हाथी और कंकाल वानर ने नेतृत्व किया और उन्माद में उजाड़ रक्त दिव्य फल की ओर उड़ गए। हालांकि वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी गति बिजली की तरह तेज थी। यह उड़ने से बेहतर नहीं था और वे सीधे आगे बढ़ गए। और इस समय ये जिवेन ने केवल अपने सामने गुई बियानचाओ को चिल्लाते हुए सुना, हमला, चलो एक साथ काम करते हैं और उजाड़ रक्त पवित्र फल छीन लेते हैं। और जब वे अस्थि पशु उजाड़ रक्त पवित्र फल तक पहुंचने वाले थे तो हड्डी वानर और भी तेज हो गया और सीधे उजाड़ रक्त पवित्र फल को पकड़ लिया। जब वह उसे हथियाने ही वाला था तभी उसने देखा कि आकाश से एक भयानक आक्रमण आ रहा है। ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह आकाश से गिरा और इसने वास्तव में हड्डी वानर को लगभग मार डाला। बोनेप को इस तरह के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। हालांकि यह बोनेप से ज्यादा मजबूत था, इसलिए इसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने जमीन पर कदम रखा और उसका शरीर शून्य में बदल गया। इसने दूर से छलांग लगाई और हमले को चकमा दे दिया। बूम!
हमले ने निर्जन रक्त पवित्र फल पर जमकर प्रहार किया और अनगिनत धुआं और धूल उठी। धुआं और धूल छट गई और उजाड़ रक्त पवित्र फल पर कोई हमला नहीं हुआ और जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। यह अभी भी इतना नाजुक और सुंदर था, लेकिन फिर भी अचानक हुए इस हमले ने हड्डी बंदर को अचानक गुस्से से जला दिया। यह एक पुराना वानर था जो हजारों वर्षों से जीवित था और इसे एक पुराना वानर माना जा सकता है। किस तरह का सीन नहीं देखा था। लगभग एक पल में उसने लगभग तय कर लिया कि यह एक इंसान था जिसने हमला किया था। इस दुनिया में केवल वे मनुष्य ही स्पिरिट क्यूई हमले के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं जिसने इसे आश्चर्यचकित कर दिया। वह लगातार दहाड़ता रहता था और उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहती थीं मानो वह असली हमलावर की तलाश कर रहा हो। आक्रमण करना। एक दहाड़ के साथ दो आकृतियां अस्थि पशुओं की भीड़ में सीधे प्रकट हुईं। यह गुई बियान ट्विन क्लाउन था। वे बाघ के मुंह से खाना छीनना चाहते थे। वे वास्तव में बोल्ड थे क्योंकि ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर न केवल दो भयानक हड्डी जानवर थे, बल्कि ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर पर कई हड्डी जानवर भी थे। गर्जन। बोनेप ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। इसने एक मुक्का मारा और भयानक शक्ति ने हवा को हिला दिया जिससे यह तुरंत गिर गया। इसने हवा में एक बड़ी दरार को फाड़ दिया, जैसे कि एक क्रूर जानवर ने अपना खूनी मुंह खोल दिया हो और गुई बियान डुओ को निगल लिया हो। मेरे लिए तोड़ो। गुई बियान जुड़वां जोकर जल्दी से चिल्लाया। उनमें से दो सेना में शामिल हो गए और उनके शरीर से एक भयानक शक्ति निकली। यह आकाश में उड़ गया और सीधे आने वाली मुट्ठी बल को चकनाचूर कर दिया। चूंकि उन्होंने इसके लिए लड़ने का फैसला कर लिया था, उन्हें पहले से ही ऐसी स्थिति होने की उम्मीद थी। हालांकि उन दोनों का ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञों के लिए कोई मुकाबला नहीं था, कम से कम वे दूसरों की दया पर नहीं होंगे। उनके आंकड़े अभी भी लगातार आगे बढ़ रहे थे, उजाड़ रक्त दैवीय फल के करीब पहुंचना चाहते थे। इस समय एक विशाल कुंड जो एक छोटे से पहाड़ की तरह था, उनकी दिशा में धराशायी हो गया। यदि वे आगे बढ़ने पर जोर देते तो उन्हें मांस की पेटी में तोड़ दिया जाता। यह कंकाल वाला हाथी था जिसने चाल चली। उनके अलावा ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर के विशेषज्ञों के समूह ने भी बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगले सेकंड में उन्होंने गुई बियान ट्विन क्लाउन्स पर हमला किया। गुई बियान ट्विन क्लाउन की स्थिति अचानक खराब हो गई। यह लगभग एक मृत अंत था। पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर पर दो विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर अस्थि पशु भी उनसे कम नहीं थे। बाघ के मुंह से खाना छीनना बेहद मुश्किल था। बस उस समय जब वे कंकाल वाले हाथी की सूंड से टकराने वाले थे, गुई बियान ट्विन क्लाउन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी पटरियों पर रुक गए। बूम! विशाल ट्रंक ने जमीन को तोड़ दिया। अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति ने गुई बियान ट्विन क्लाउन्स के भावों को बदल दिया। हालांकि वे तैयार थे, फिर भी ऐसी भयानक शक्ति ने उनके भावों को थोड़ा बदल दिया। यदि उन्हें सीधा प्रहार किया जाता तो उनके शरीर की सारी हड्डियां टूट जातीं। एक भी अखंड हड्डी नहीं होगी। हालांकि वे केवल एक पल के लिए रुके थे। हाथी की सूंड के जमीन पर लगने के बाद वे फिर से उन्मत्त होकर दौड़ने लगे। गर्जन, गर्जन, गर्जन। ये हाड़ मांस एक पल में लगभग पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे। ये दोनों इंसान वास्तव में नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा है। देखते ही देखते उनके शरीर की हड्डियां गोलियों की तरह निकल पड़ीं। जियू, जियू, जियू। अनगिनत हड्डियां गोलियों की तरह बाहर फेंकी गईं, जिससे आसमान में गोलियों की बारिश हुई जो सभी गुई बियान डुओ चाओ की ओर चली गईं। हालांकि उनके पास मानव योद्धाओं की तरह लिंकी को लामबंद करने के साधन नहीं थे, लेकिन उनके शरीर की हड्डियां लंबी दूरी के हमले का सबसे अच्छा साधन थीं। वे आसानी से इन हड्डियों को दर्जनों किलोमीटर दूर फेंक सकते थे, ठीक उस बाघ के आकार के जानवर की तरह जिसका सामना येजिवेन ने उस दिन किया था। हालांकि इससे पहले युद्ध में हजारों अस्थि पशु मारे गए थे, फिर भी उनमें से हजारों शेष थे। सघन रूप से भरी हुई हड्डियां गोलियों की बारिश की तरह एक आसमानी पर्दे का निर्माण करती हैं, जो भारी तरीके से बमबारी करती हैं। लगभग उसी समय येजिवेन ने पाया कि मूल डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट के पास इसी तरह की कई हरी फूलों की कलियां उगनी शुरू हो गई थीं। एक से बढ़कर एक उजाड़ रक्त दिव्य फल थे। येजिवेन को अब आखिरकार समझ में आ गया कि गुई बियान डुओ चाओ ने हमला करने की हिम्मत क्यों की। यदि केवल एक उजाड़ रक्त दिव्य फल होता तो वे निस्संदेह इस तरह से हमला करके मौत को दावत दे रहे होते। यह हाड़ मांस की सेना निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देगी। आखिरकार कुल मिलाकर केवल एक उजाड़ रक्त दिव्य फल था। भले ही वे पृथ्वी के छोर तक भाग जाएं, यह व्यर्थ होगा। कोई भी इन हाड़ मांदों का क्रोध सहन नहीं कर सकता था। यहां तक यक्षवेन भी ऐसा नहीं करती अगर वो ऐसा नहीं कर पाता। हालांकि साधना बहुत महत्वपूर्ण थी, चाहे कुछ भी हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसका अपना जीवन। इस समय गुई बियान डुओ चाओ के सबसे बड़े ने सीधे मुंह से खून बहाया। ऐसा लगता था कि उसने किसी प्रकार की गुप्त तकनीक को सक्रिय कर दिया था। उसके शरीर में रक्त का सार तुरंत प्रज्वलित हो गया। वह घूमा और अपने हाथ फैलाए। उसके हाथों से एक अदृश्य लहर निकली जिससे एक क्यूई दीवार बन गई। पफ, पफ, पफ। एक पल में
हड्डी की गोलियां क्यूई दीवार से टकराईं, लेकिन उनके लिए उसमें घुसने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, यह गुइबियान डुओचाओ के दूसरे भाई के लिए पर्याप्त था। उसने लगभग अपने पीछे की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया और उजाड़ रक्त दिव्य फल की ओर उड़ गया जो पहले ही खिल चुका था। उसने सीधे उजाड़ रक्त दिव्य फल की बाधा को तोड़ दिया और उजाड़ रक्त दिव्य फल को छीन लिया। जल्दी जाओ, मैं इसे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। गुइबियान डुओचाओ के सबसे बड़े भाई जल्दी से चिल्लाए। इस समय उनके चेहरे पर एक अजीब सा निखार दिखाई दिया। उसका माथा भी ठंडे पसीने से सना हुआ था। यह स्पष्ट था कि उसने इस क्यूई दीवार को सहारा देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, भले ही वह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। गुइबियान डुओचाओ के दूसरे भाई ने संकोच नहीं किया और सीधे उजाड़ रक्त दिव्य फल के साथ बाहर निकल गया। वह पल भर में सबकी आंखों के सामने से लगभग गायब हो गया। हड्डी वाले हाथी की लंबी सूंड अचानक लंबी हो गई और सीधे 10 मीटर ऊंचे छोटे पहाड़ से टकरा गई। फिर बिजली की गति के साथ यह सीधे उल्का की तरह निकला। हालांकि गुइबियान डुओचाओ के दूसरे भाई की चाल भी बहुत तेज थी, फिर भी वह छोटे पहाड़ से आगे नहीं निकल सका और सीधे सिर पर चोट कर गया। पफ! गुइबियान डुओचाओ के दूसरे भाई ने मुंह से खून निकाला। उसने महसूस किया कि उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं और कौन जानता है कि उसकी पीठ की कितनी हड्डियां टूट गई हैं। गनीमत रही कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, लेकिन फिर भी उसका फिगर थोड़ा हिल गया और वह लगभग आसमान से गिर गया। दूसरा भाई। जब गुइबियान डुओचाओ के सबसे बड़े भाई ने देखा कि दूसरे भाई को छोटे पहाड़ से लगभग मौत के घाट उतार दिया गया था, तो वह तुरंत दहाड़ा और अपनी बाधा की ताकत बढ़ा दी। इन सभी नुकसानों का पहले से अनुमान लगाया जा रहा था। बिना कीमत चुकाए बाघ के मुंह से भोजन छीनना कैसे संभव हो सकता है। गुइबियान डुओचाओ के दूसरे भाई ने बिना पीछे देखे सीधे दृश्य छोड़ दिया। उसके पीछे अस्थि पशुओं की बहुत सी क्रोधित दहाड़ें थीं। उन्होंने आखिरकार राहत की सांस ली। ये बातें साधारण लग रही थीं, लेकिन अभी अगर उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की होती तो उन्हें दफना दिया जाता। वास्तव में अभी अभी उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाया कि इन अस्थि पशुओं को पता नहीं था, इसलिए उन्हें पकड़ लिया गया। अचानक उसे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव का आभास हुआ। एक जंगली जानवर की तरह यह निस्संदेह सबसे संवेदनशील समय था जब वह घायल हुआ था, क्योंकि यह वह समय था जब वह सबसे कम आश्वस्त था। इसके अलावा यह इतनी गंभीर चोट थी, वह महसूस कर सकता था कि उसके सारे आंतरिक अंग चूर चूर हो गए हैं। अगर उसने हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह सिर्फ टूटा ही नहीं होता, वह पूरी तरह से चूर चूर हो गया होता। उस कंकाली हाथी का बल सचमुच भयानक था। पहाड़ों और नदियों को उखाड़ने की ताकत निश्चित रूप से कोई मजाक नहीं थी। उसे नहीं पता था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं। यहां तक अपने पदार्पण के बाद से यह उन कुछ चोटों में से एक थी जिन्हें उन्होंने झेला था, लेकिन ये चोटें उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप थीं। जब तक वह उजाड़ रक्त पवित्र फल प्राप्त कर सकता है, तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। वह इस समय संवेदनशील कैसे नहीं हो सकता था। टस्क टस्क, तुम पहले से कहीं अधिक संवेदनशील हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। लेकिन फिर उसने शून्य से एक स्पष्ट चिढ़ाने वाली आवाज सुनी और एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। ये ज़ीवेन, यह तुम हो। गुइबियान डुओ के दूसरे भाई ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने उसे यहाँ घात लगाकर हमला किया था, वह 1 महीने से अधिक समय से पीछा कर रहे ये ज़ीवेन का शिकार बन जाएगा। आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी, ठीक है। कभी कभी जीवन बहुत अद्भुत होता है। 1 सेकंड पहले तुम अभी भी शिकारी थे, लेकिन अब तुम मेरा शिकार बनने जा रहे हो। ये ज़ीवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। आप में वास्तव में हिम्मत है। क्या आपको लगता है कि आप मेरे लिए एक मैच हैं? भले ही मैं गंभीर रूप से घायल हो जाऊं, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप लोभ कर सकें। इसके अलावा जब मेरा सबसे बड़ा भाई आएगा तो तुम मर जाओगे। गुइबियान डुओ के दूसरे भाई ने भी सख्त अभिव्यक्ति के साथ कहा। उनकी वर्तमान स्थिति को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता था। अब वह केवल ये ज़ीवेन को जितना हो सके डराने की कोशिश कर सकता था और योजना बनाने से पहले अपने सबसे बड़े भाई के बाहर आने का इंतजार कर सकता था। तुम सही हो। जब तुम्हारा सबसे बड़ा भाई बाहर आ जाएगा तो समस्या पेचीदा हो जाएगी। ये ज़ीवेन ने अपनी आंखें नीची कर लीं और तुरंत कहा, तो तुम अब नरक में जा सकते हो। ये ज़ीवेन ने कदम रखा और उनका फिगर सीधे सुनहरी बिजली की गेंद में बदल गया, जो तुरंत गुइबियान डुओ के दूसरे भाई के सामने आ गया। शैटरिंग स्टार फिस्ट। उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ लिया और अनगिनत सितारे उसमें उलझ गए। यह एक विशाल तारे के रूप में विकसित हुआ और सीधे नष्ट हो गया। इतनी तेजी! भले ही गुइबियान डुओ को पहले से ही पता था कि पिछले 1 महीने में ये ज़ीवेन की गति बहुत तेज थी, अब उन्होंने पाया कि ये ज़ीवेन की गति और भी तेज लग रही थी। नहीं, उसने जल्द ही अपने आतंक का पता लगा लिया कि ऐसा नहीं था कि एक ज़ीवेन की गति तेज थी, लेकिन उसके घायल होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया की गति जाहिर तौर पर पहले जितनी तेज नहीं थी।
यह उनकी ताकत थी जो कम हो गई थी। टकराना। उसके पास केवल अपने हाथ फैलाने और अपनी छाती के सामने एक क्यूई दीवार बनाने का समय था, लेकिन ये ज़िवेन का हमला पलक झपकते ही आ गया। मुट्ठी की ऊर्जा ने सीधे उसकी क्यूई दीवार को टुकड़ों में कुचल दिया और फिर उसके शरीर पर जमकर प्रहार किया। पफ। उसने सीधे मुंह से खून निकाला और उसकी छाती सीधे येशिवेन की मुट्ठी से चुभ गई। उसका स्टर्नम पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और पाउडर में बदल गया। ये ज़िवेन की मुट्ठी की ताकत अकल्पनीय थी। यह कैसे हो सकता है? गुई बियानडुओ के दूसरे भाई ने अविश्वास में ये ज़िवेन को देखा। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि ये ज़िवेन, जो मूल रूप से उनका शिकार था, इतना भयानक हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ज़िवेन, जो केवल लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के चौथे स्तर पर है, वास्तव में उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, यह संभव नहीं होना चाहिए। भाड़ में जाओ और इसके बारे में सोचो, ये ज़िवेन ने उपहास किया। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और असीम सितारा शक्ति एक बार फिर उसकी मुट्ठी पर घनीभूत हो गई। रुकना। दूर से एक क्रोधित दहाड़ आई। यह गुई बियानडुओ का सबसे बड़ा भाई था जो आया था। ये ज़िवेन ने रुकने का आदेश सुना, लेकिन उसका रुकने का जरा सा भी इरादा नहीं था। उन्होंने गुई बियानडुओ के दूसरे भाई को सीधे मुक्का मारा। बूम। दबी हुई आवाज के साथ पहले से ही गंभीर रूप से घायल गुई बियानडुओ सीधे ये ज़िवेन के मुक्के से मारे गए। उनकी आंखें उनकी मृत्यु तक खुली थीं। वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था और वह इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। वास्तव में ऐसी ही स्थिति थी। वह वास्तव में कानून चरण दायरे के चौथे स्तर पर एक व्यक्ति द्वारा मारा गया था, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो। यह तार्किक नहीं था। ये ज़िवेन ने उसकी अविश्वसनीयता पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत उजाड़ रक्त पवित्र फल छीन लिया। उनका सारा सामान भी छीन लिया। गुई बियानडुओ की एक शानदार प्रतिष्ठा थी, लेकिन उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी। वे अभी 200 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल तक पहुंचे थे। लेकिन इसके बारे में सोचते हुए, हालांकि वे शक्तिशाली थे और बहुत से लोगों के स्पिरिट क्रिस्टल को लूट लिया था, इस जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना वे केवल खेती करने के लिए स्पिरिट क्रिस्टल पर भरोसा कर सकते थे। हालांकि वे ये ज़िवेन जितना उपभोग नहीं करते थे, कानून चरण के दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर उनकी ताकत के साथ उनकी खपत बहुत अलग नहीं थी। 200 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल को बचाना आसान नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुई बियानडुओ के सबसे बड़े भाई ने ये ज़िवेन को गुस्से से देखा। उसने ये ज़िवेन की ओर इशारा किया और उसका विशाल शरीर थोड़ा कांपने लगा। उन्हें अचानक गुस्से का एहसास हुआ। वे हजारों साल से भाई थे। उनका रिश्ता उस बिंदु तक गहरा था जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब जब उसने अपने छोटे भाई को ये ज़िवेन के हाथों मरते हुए देखा तो उसकी आंखें चिंता से लाल हो चुकी थीं। उसके दिल में अभी भी कुछ अविश्वास था। यह कैसे संभव है? भले ही मेरा छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया हो, वह अभी भी कानून के चरण के दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर था। ये ज़िवेन कानून के चरण के दायरे के चौथे स्तर के शिखर पर थी। अंतर बहुत बड़ा था। यह कैसे हो सकता है? तो ज़िवेन ने गुई बियानडुओ के सबसे बड़े भाई की परवाह नहीं की। पिछले 3 महीनों में, हालांकि उसके पास युद्ध शक्ति के मामले में कानून चरण दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश करने का समय नहीं था, वह कानून चरण दायरे के 8वें स्तर पर कुछ विशेषज्ञों के खिलाफ भी लड़ सकता था। वह आसानी से पराजित नहीं होगा। यह भी मूलभूत कारण था कि गुई बियानडुओ 1 महीने तक उसका पीछा करने के बाद भी ये ज़िवेन को नहीं पकड़ सका। अब जबकि गुई बियानडुओ का दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसकी ताकत 10% से कम थी। अपने चरम पर वो ये ज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। मौत को प्रणाम। गुई बियान ट्विन क्लाउन्स में सबसे बड़ा बेहद गुस्से में था। उसके हाथ ने ऊर्जा का एक भयानक प्रचंड ज्वार उड़ा दिया। अनगिनत ऊर्जा ने उसके हाथ में एक भयानक चक्रवात बना दिया। फिर उसने उसे कुचल दिया और उसे ऊर्जा की भयानक धार में बदल दिया। फिर ऊर्जा की यह धार ये ज़िवेन की ओर बढ़ी और उसे कुचल दिया। ये ज़िवेन ने उपहास किया और तुरंत अपने पीछे तूफान के पंखों को उघाड़ दिया, आसानी से इस ऊर्जा प्रवाह से बचते हुए। बूम। गुई बियानडुओ चाओ के बड़े ने दूर की पर्वत चोटी की ओर ऊर्जा की एक धारा को उड़ा दिया, सीधे इसे टुकड़ों में उड़ा दिया। अनगिनत धुएं और धूल ने दुनिया को जलमग्न कर दिया। इस धुएं और धूल में ये ज़िवेन के तूफान के पंख लगातार उसके पीछे फड़फड़ा रहे थे और धुआं और धूल बस उसके करीब नहीं जा सकती थी। मरना। और इस समय गुई बियानडुओ चाओ के सबसे बड़े ने पहले ही फिर से उछाल दिया था। उसका मुट्ठी का दबाव अत्यधिक भयानक था और मुट्ठी का बल आकाश के माध्यम से फट गया, जैसे कि यह एक ही पंच के साथ आकाश में एक छेद को विस्फोट कर सकता है। ये ज़िवेन ने लगातार जमीन पर कदम रखा और वो मुट्ठी ऊर्जा उसके शरीर पर बमबारी नहीं कर सकती थी। उनके स्टॉर्म विंग्स का पहले से ही महान पूर्णता के स्तर तक अभ्यास किया जा चुका था। टेलीपोर्टेशन की यह छोटी रेंज बेहद तेज थी। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? गुई बियानडुओ चाओ ने देखा कि ये ज़िवेन आसानी से उनके हमलों से बच गए और वे तुरंत अविश्वास में चिल्ला उठे।
गुई बियान डुओ चाओ के दूसरे भाई की तरह उन्होंने पहले भी येज़िवेन की गति देखी थी, लेकिन दानव पंखों को खोलने के बाद उन्होंने येज़िवेन की गति कभी नहीं देखी थी। वह यह भी जानता था कि यह शायद किसी प्रकार की गति तकनीक थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस गति तकनीक का उपयोग करने के बाद गति में इतनी भयानक वृद्धि होगी। इसे गुप्त रखने के लिए येज़िवेन ने एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने जीवन को बचाने के लिए इस दानव के पंख लगा दिए। शायद यह एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकता है। ट्रम्प कार्ड जैसा कुछ सबसे उपयोगी होता है यदि प्रतिद्वंद्वी इसके बारे में नहीं जानता है, और केवल तभी यह एक अप्रत्याशित प्रभाव प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब येज़िवेन ने इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी नज़र में गुई बियान डुओ चाओ का सबसे बड़ा आदमी पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। यह सब बकवास क्या है? येज़िवेन ने उपहास किया। गुई बियान डुओ चाओ के सबसे बड़े भाई के हमले से बचने के बाद येज़िवेन ने सीधे उजाड़ रक्त पवित्र फल निकाला, फिर सीधे अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। थोड़ी खूनी सुगंध के साथ येज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में निर्जन रक्त पवित्र फल के प्रवेश करने के बाद यह ऊर्जा की एक धारा में बदल गया जिसने उसकी छाती की स्थिति पर कब्जा कर लिया, जिससे उसके दिल की धड़कन पागलों की तरह तेज हो गई। तू ज़ीवेन ने जल्दी से ऑब्जर्विंग पर्सन इंजील को जुटाया और ऊर्जा की इन धाराओं को अवशोषित करना शुरू कर दिया। साथ ही उसने इन ऊर्जाओं को भी दबा दिया, कहीं ऐसा न हो कि वे जबरदस्ती येज़िवेन का दिल फोड़ दें। थोड़ा हरामी, तुम्हारी हिम्मत। इस समय गुई बियान डुओ चाओ के सबसे बड़े भाई ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से खून के आंसू सीधे बह निकले। सबसे पहले उसका छोटा भाई येज़िवेन के हाथों मर गया, और फिर उजाड़ रक्त पवित्र फल जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई थी, वास्तव में येज़िवेन द्वारा निगल लिया गया था। यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। कमीने, मैं तुम्हें एक मानव अमृत में परिष्कृत करने जा रहा हूँ। तुम इसे अभी पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकते। मैं आपको एक मानव अमृत में परिष्कृत करने जा रहा हूँ, फिर भीतर की औषधीय शक्ति को परिष्कृत करूंगा। मैं तुम्हें एक बार में एक निवाला निगलने जा रहा हूँ। गुई बियान डुओ चाओ के सबसे बड़े भाई का चेहरा अतुलनीय रूप से क्रूर था, जैसे कि वह एक राक्षस था जो नरक से बाहर रेंग कर आया था। उसने लगभग तुरंत ही येज़िवेन को एक मानव अमृत में बदलने और औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने का एक तरीका सोचा जिसे अभी तक पूरी तरह से अवशोषित करना बाकी था। इस तरह, हालांकि वह उजाड़ रक्त पवित्र फल को निगल नहीं सका, प्रभाव लगभग समान था और यह एक स्तर अधिक भी हो सकता है। इन योद्धाओं में से प्रत्येक ने स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने को निगल लिया था और अनगिनत आकस्मिक मुठभेड़ें की थीं। उनके शरीर स्वयं संसार में सबसे बड़ा चमत्कार थे और वे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने थे। मानव अमृत बस इस वाक्य के आधार पर आज छोड़ने के बारे में सोच भी मत। जाओ अपने भाई के साथ। येज़िवेन ने उपहास किया। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक शक्तिशाली शक्ति बेतहाशा बढ़ने लगी थी। जैसा कि अधिक से अधिक औषधीय शक्ति उसके द्वारा अवशोषित की गई थी, उसे लगभग ऑब्जर्विंग पर्सन इंजील का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी ताकि वह स्वचालित रूप से ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें आकाश तक पहुंच सके। इन 3 महीनों में हालांकि येज़िवेन के पास इतना समय नहीं था कि वह एक बार में पारलौकिक क्षेत्र के 5वें आकाश को पार कर सके, वह वास्तव में लगभग वहां था। उसे केवल एक आखिरी कदम की जरूरत थी। मूल रूप से उन्होंने गुई बियान डुओ चाओ से छुटकारा पाने के लिए एक जगह खोजने की योजना बनाई। आज उजाड़ रक्त पवित्र फल निगलने के बाद उसे यह अवसर मिलने की उम्मीद नहीं थी। येज़िवेन का शरीर चटक रहा था और उसकी ताकत और आभा भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इस समय गुई बियान डुओ चाओ के सबसे बड़े भाई भी समझ गए कि उजाड़ रक्त पवित्र फल का प्रभाव बहुत अच्छा था। येज़िवेन की ताकत वास्तव में लगातार बढ़ रही थी। यदि वह जारी रहा और सीधे टूट गया तो यह उसके लिए एक आपदा होगी। हालांकि वह नहीं जानता था कि येज़िवेन ने कौन सी साधना पद्धति विकसित की, वह वास्तव में उसके साथ संघर्ष कर सकता था। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र का 8वां आकाश ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 4थे आकाश पर। लेकिन वो जानता था कि वो येज़िवेन को जारी नहीं रख सकता था। अन्यथा जब येज़िवेन ने पारलौकिक क्षेत्र के 5वें आकाश में प्रवेश किया तो सब कुछ बदल जाएगा। वह यह भी जानता था कि अब जो सबसे अच्छा काम करना है वह तुरंत मुड़ना और निकल जाना है। येज़िवेन, जो तोड़ने की जल्दी में था, उसका पीछा करने का इरादा नहीं होना चाहिए और उसका पीछा करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। लेकिन उजाड़ रक्त पवित्र फल की इच्छा और उसके भाई की दुखद मौत की नफरत ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। इस समय उसने येज़िवेन पर पागलों की तरह हमला किया। येज़िवेन ने चकमा देने या बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह जैसे को तैसा चला गया। हालांकि येज़िवेन हर बार विस्फोट से उठ जाती थी, लेकिन हर बार जब वह नष्ट हो जाती थी तो उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाती थी। ऐसा लगता था कि वह जितना अधिक लड़ता था उतना ही मजबूत होता जाता था। हर बार जब वे टकराते थे, राजसी शक्ति उसके शरीर में उजाड़ रक्त पवित्र फल की शक्ति को थोड़ा भंग कर सकती थी और उसकी ताकत भी थोड़ी मजबूत हो जाती थी। यह देखते हुए कि येज़िवेन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, गुई बियान डुओ के बुजुर्ग यह कैसे नहीं जान सकते कि यह उजाड़ रक्त पवित्र फल की शक्ति के कारण था।
उसका दिल नफरत से भर गया था और वो लगातार ये शिवेन पर बमबारी कर रहा था। ये जिवेन चिंतित नहीं थी। हालांकि हर बार विस्फोट होने पर उसे कुछ मामूली चोटें लगती थीं, वह हमेशा फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक का उपयोग कर रहा था। यह कहा जा सकता है कि जब वह घायल हुआ था तो वह लगभग ठीक हो गया था और वह हमेशा चरम अवस्था में था। ये जिवेन उसे कसकर पकड़े रहे और सभी प्रकार के हमले खत्म हो गए। यह ऐसा था जैसे वह एक अभ्यास लक्ष्य बन गया हो और सभी प्रकार की मार्शल आर्ट चालें उसकी उंगलियों पर थीं। बिना किसी रोक टोक के उन्होंने धमाका कर दिया। लड़ाई के चलते गुई बियान डुओ के बड़े भी अधिक से अधिक उदास हो रहे थे। धीरे धीरे उसने आखिरकार महसूस किया कि इस स्थिति के अनुसार वह शायद ये शिवेन को लंबे समय तक नीचे नहीं रख पाएगा। ये जिवेन की आभा भी मजबूत हो रही थी और वह शायद ट्रांसेंडेंस दायरे के 5वें आकाश में प्रवेश करने जा रहा था। तुरंत वह अब और नहीं झिझका और सीधे एक मुक्का मारा। ये जिवेन को जबरदस्ती दूर करने के बाद वह मुड़ा और भाग गया। छोड़ना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये जिवेन चिल्लाया और आभा जो मूल रूप से स्थिर थी अचानक बेतहाशा बह गई, सीधे ट्रांसेंडेंस दायरे के 4थे आकाश और 5वें आकाश के बीच की सीमा को पार कर गई। उसके शरीर पर ऑरा भी पागलपन से बढ़ गया था और पहले की तुलना में यह एक पूर्ण परिवर्तन था। पारलौकिक क्षेत्र के 5वें आकाश में प्रवेश करने के बाद ये जिवेन की आभा पहले से पूरी तरह से अलग थी। उसने सीधे एक कदम में गुई बियान डुओ के बड़े को पकड़ लिया और उसने सीधे अपने सुनहरे हाथ से पकड़ लिया। गुई बियान डुओ का बुजुर्ग पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह भी अभी ये जिवेन से उलझ गया था, इसलिए उसके पास ठीक होने का समय नहीं था, इसलिए वह ये जिवेन को पहले भी नीचे नहीं गिरा सका था। अब जब ये जिवेन ने पारलौकिक क्षेत्र के 5वें आकाश में प्रवेश कर लिया था तो दोनों पक्षों के बीच ताकत में भारी अंतर था। टकराना। गुई बियान डुओ के बड़े को सीधे ये जिवेन ने मौके पर ही कुचल दिया। गुई बियान के 2 क्लाउन्स के सबसे बड़े भाई की संपत्ति भी ये जिवेन के हाथों में आ गई। गुई बियान के 2 क्लाउन्स के सबसे बड़े भाई की संपत्ति उसके छोटे भाई की संपत्ति से ज्यादा नहीं थी। उसके पास केवल लगभग 300 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल थे। इसके अलावा उसके पास स्पिरिट क्रिस्टल के अलावा कई स्वर्गीय खजाने नहीं थे। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार ने कई स्वर्गीय खजाने उत्पन्न नहीं किए, इसलिए ये स्वर्गीय खजाने केवल ये कबीले के शिष्यों से कभी कभार ही प्राप्त कर सकते थे। इन खजानों को ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था, लेकिन यह केवल ऊंची कीमत थी। सामान्यतः इन खजानों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए यह अभी भी कीमियागर, लोहार और इसी तरह प्रमुख बलों में था, और ये योद्धा आराम से बैठे थे और ये शिवेन सहित दूसरों के श्रम के फल का आनंद ले रहे थे। हालांकि वह कीमिया और लोहार जानता था, आमतौर पर बोल रहा था, उसने शायद ही कभी कुछ किया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ समय को छोड़कर अधिकांश समय उसे विभिन्न पहलुओं से फिर से भर दिया जा सकता था। इतने सालों के बाद उन्होंने विभिन्न स्तरों के बहुत सारे खजाने जमा किए थे। ये मोह को छोड़कर जो इस पर ध्यान दे रहे थे, यहाँ तक खुद ये शिवेन की भी गिनती कम हो गई थी। गुई बियान ट्विन क्लाउन के शरीर त्यानयुवान मिर में बह गए थे। ये जिवेन ने चारों ओर नजर डाली। हड्डी वाले पशुओं की दहाड़ अभी भी दूर ही थी और वे आए नहीं। जाहिर है वहां अभी भी कई उजाड़ रक्त दिव्य फल थे। एक उजाड़ रक्त दिव्य फल के लिए दूसरों को छोड़ना स्पष्ट रूप से सार्थक नहीं था। हालांकि ये जिवेन को बचे हुए डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट्स ने बहुत लुभाया था। वह यह भी जानता था कि भले ही उसने कानून के चरण के दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश किया हो, उसके लिए स्पष्ट रूप से 2 हड्डी वाले जानवरों का विरोधी होना असंभव था। इसके अलावा उजाड़ रक्त दैवीय फल को निगलने के बाद 2 हड्डी वाले जानवर जल्द ही आधे चरण दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और उनके बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी। अगर वह अब चला गया तो वह केवल मौत को दावत दे रहा होगा। उन्होंने अपने शरीर में उजाड़ रक्त दिव्य फल की ऊर्जा की जांच की। क्योंकि उसने कानून के चरण के दायरे के 5वें स्तर में प्रवेश कर लिया था, उसने फल का पूरा 1/3 हिस्सा अवशोषित कर लिया था और अभी भी 2/3 बाकी था। यह उजाड़ रक्त दिव्य फल वास्तव में इसकी प्रतिष्ठा के योग्य था। केवल 1/3 ऊर्जा का उपभोग किया गया था और इसने उसे सीधे लॉ फेज दायरे के 5वें स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि उसने बहुत सारी ऊर्जा जमा कर ली थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उजाड़ रक्त दिव्य फल का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। बिना किसी झिझक के ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत निकल गई। उसके दिल में उसके पास एक ऐसी योजना थी जो आम लोगों को एक दुस्साहसी योजना की तरह लग सकती थी। ये जिवेन चुपचाप निकल गई। गुई बियान डुओ चाओ की मृत्यु को पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में महत्वहीन माना गया था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार जैसी जगह में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार को कांपने के लिए पर्याप्त नहीं थी जब तक कि यह एक दिव्य प्राणी विशेषज्ञ की मृत्यु न हो, वरना यह कोई बड़ी बात नहीं होती। यह एक तुच्छ व्यक्ति की मृत्यु के समान होगा। ये जिवेन की तलाश अभी भी जारी थी। पहले क्योंकि गुई बियान ट्विन क्लाउन मुख्य बल थे, अन्य इतने स्पष्ट नहीं लगते थे।
लेकिन गुई बियान ट्विन क्लाउन की अप्रत्याशित मौत के साथ कई लोग उभरने लगे, विशेष रूप से गुई बियान ट्विन क्लाउन जैसे कई अत्याचारी विशेषज्ञ। हालांकि किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि येज़ेविन, जिसे उन्होंने शुरू में सोचा था कि वह एक चूहे की तरह है, इन विशेषज्ञों पर घात लगाकर हमला करेगा जो उसका शिकार कर रहे थे। इस बात की परवाह किए बिना कि ये परिवार के शिष्य थे या पापी, उन्होंने कई 8वें स्वर्ग के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार डाला था। वे सभी प्रसिद्ध थे और उनमें से कई गुई बियान डुओ से भी अधिक मजबूत थे। इन लोगों से निपटना येज़ेविन के लिए गुई बियान डुओ चाओ से निपटना उतना आसान नहीं था, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। क्योंकि गुई बियान डुओ चाओ गंभीर रूप से घायल हो गए थे, भले ही येज़ेविन ने 5वें स्वर्ग के ट्रांसेंडेंस दायरे में प्रवेश किया हो, फिर भी वह उन्हें आसानी से हरा सकता था। हालांकि अन्य लोग जो येज़ेविन का शिकार कर रहे थे, वे सभी 8वें स्वर्ग के उत्कृष्ट क्षेत्र के चरम पर भयानक विशेषज्ञ थे। स्वाभाविक रूप से यह इतना आसान नहीं था। हालांकि ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ भी इस मामले पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनका व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अक्सर एक बल के नेता होते थे। हालांकि वे अपने अधीनस्थों को किसी का शिकार करने की आज्ञा देते थे, फिर भी उनके लिए ये जियानज़ोंग जैसे किसी का शिकार करना बहुत दुर्लभ था। हालांकि जाहिर तौर पर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन का पुनर्जन्म हुआ है। केवल एक महीने में कई 8वें स्वर्ग के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ उनके हाथों में पड़ गए थे। हालांकि उनमें से कुछ एक शिवेन से अधिक मजबूत थे, वे नहीं जानते थे कि एक शिवेन का पुनर्जन्म हुआ था। इसलिए उन्हें येज़ेविन के हाथों एक बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसे कम करके आंका था। और इस बड़े नुकसान की कीमत उनकी जान थी। उन्होंने अपने जीवन के साथ कीमत चुकाई थी। बाद में जब अधिक से अधिक 8वें स्वर्ग के पारगमन दायरे के विशेषज्ञ येज़ेविन के हाथों में आ गए, तो वे सभी सतर्क रहने लगे, लेकिन येज़ेविन पूरी तरह से बड़े हो गए थे। एक दर्जन भीषण लड़ाइयों के बाद येज़ेविन ने पहले ही डेसोलेट ब्लड डिवाइन फ्रूट की ऊर्जा का 1/3 हिस्सा अवशोषित कर लिया था, और उसकी साधना को 5वें स्वर्ग ट्रांसेंडेंस दायरे के शिखर पर धकेल दिया गया था। भले ही वे घायल न हुए हों, वे येज़ेविन के विरोधी बिल्कुल भी नहीं थे, और येज़ेविन भी इसी वजह से प्रसिद्ध हुई। पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में वह अचानक असामान्य रूप से प्रसिद्ध हो गया। मूल रूप से उनकी राय में येज़ेविन सिर्फ एक जूनियर था, और वह अभी भी एक शिकार था जिसका शिकार किया जा रहा था। हालांकि उनके पास टूर्नामेंट चैंपियन का खिताब था, लेकिन यह उन वास्तविक पावरहाउस की नज़र में कुछ भी नहीं था। टूर्नामेंट का चैंपियन होना ही साबित करता है कि आप में क्षमता है। हालांकि अगर आपके पास बड़े होने का कोई रास्ता नहीं था, तो आपके पास जो भी क्षमता थी वह बेकार थी। केवल एक जीनियस जो बड़ा हो गया था वह एक जीनियस था। एक जीनियस जो विकसित नहीं हुआ था वह सिर्फ हड्डियों का ढेर था। लेकिन अब येज़ेविन ने हकीकत से उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। जिन लोगों ने उन्हें कम आंका, वे सभी दंग रह गए। किसी को यह जानना था कि ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर के ये विशेषज्ञ साधारण नहीं थे। कुछ ट्रांसेंडेंस रियलम पावरहाउस के अलावा ट्रांसेंडेंस रियलम का 9वां स्तर एनफोर्सर स्काई प्रिजन में एक बल बनाने के लिए पर्याप्त था। पारलौकिक क्षेत्र के 8वें स्तर का एक विशेषज्ञ निश्चित रूप से आपे से बाहर होने के लिए पर्याप्त था। जब तक उन्होंने 9th हेवन ट्रांसेंडेंस रियल मास्टर को उत्तेजित नहीं किया, वे मूल रूप से अजेय थे। गुई बियान डुओ चाओ जैसे 8वें स्वर्ग के पारगमन क्षेत्र के कई विशेषज्ञ थे जो कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में कई वर्षों से पागल हो रहे थे। लेकिन अब वे सभी येज़ेविन के हाथों मर गए। यदि यह शुरुआत में चुपके से हमला और घात लगाकर किया गया था, तो कानून अभिव्यक्ति दायरे के 8वें स्तर के चरम पर अत्याचारी विशेषज्ञों को सीधे येज़ेविन ने आमने सामने हराया था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अंत में वे विशेषज्ञ येज़ेविन के हाथों में ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सके। वे पूरी तरह से हार गए और अंत में एक थप्पड़ से मारे गए। येज़ेविन की क्रूरता इससे देखी जा सकती थी। चाहे वह पापी हो या ये परिवार के बच्चे, एक बार जब उन्होंने उसे नाराज कर दिया, तो केवल एक मरा हुआ अंत था। यहाँ तक अगर वे ये परिवार के बच्चे होते तो भी वह बिल्कुल भी नर्म नहीं होते। उसने सीधे उन्हें कुचलकर मार डाला। ये सभी ये क्लान के जीनियस थे। उनका असीम भविष्य होना चाहिए था, लेकिन अब वे सब उसके हाथों मर गए। उन पापियों का उल्लेख नहीं। उनमें से कुछ हजारों सालों से आज़ाद और बंधन मुक्त थे, लेकिन अब वे सभी उसके हाथों दुखद रूप से मर गए। एक समय के लिए अनगिनत लोग चुप थे। जो लोग येज़ेविन को मारने के लिए शोर मचा रहे थे वो अब अचानक शांत हो गए थे। हालांकि 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन एलिक्सिर अच्छा था, इसका आनंद लेने के लिए व्यक्ति को जीवित होना चाहिए। इस समय प्रमुख ताकतों के मालिकों को छोड़कर जो 9th हेवन ट्रांसेंडेंस रियलम में थे, जिन्होंने यह कहने का साहस किया कि वे येज़ेविन को दबा सकते हैं। 8वें स्वर्ग के पारगमन दायरे के उन विशेषज्ञों में से जो येज़ेविन के हाथों मारे गए, कई पुराने राक्षस थे जो हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। उनके लिए यह कहा जा सकता था कि उनकी खेती में सुधार करना कठिन था। उनकी एकमात्र आशा 9 रिवॉल्यूशन ताइक्सुआन गोल्डन एलिक्सिर को जब्त करना था ताकि उनकी खेती में और सुधार हो सके।
उनके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जब वे दिव्यलोक प्रतिकार को पार करने वाले थे तब उन्होंने 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्सुआन गोल्डन अमृत को निगल लिया था, क्योंकि हो सकता है कि वे आधे कदम वाले कानून के दायरे तक पहुंचने में भी सक्षम न हों। यह केवल 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर की मदद से संभव था। ये बूढ़े राक्षस बहुत जमा हो गए थे और हजारों साल तक जीवित रहे। साधारण प्रतिभाएं पराजित हो जाएंगी और उनका सामना करने पर दुखद रूप से मर जाएंगी। हालांकि जब उन्होंने येज़िवेन का सामना किया तो वे कागज के टुकड़ों की तरह थे जो आसानी से उनके द्वारा मारे गए थे। यह ऐसा था मानो उनकी हजारों साल की प्रतिष्ठा सिर्फ एक झांसा थी। सबक के रूप में इन लोगों के साथ कई वर्षों से खेती कर रहे इन पुराने राक्षसों ने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। अचानक पूरी स्थिति असामान्य रूप से ठंडी हो गई। अब कोई भी येशिवेन को पकड़ने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह कबीले का पक्ष था या पापियों का पक्ष। ऐसा लग रहा था जैसे वे येशिवेन द्वारा पीटे जाने से डर रहे थे। हालांकि येज़िवेन को पता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। हर कोई 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन अमृत के प्रलोभन को जानता था। वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, खासकर विभिन्न ताकतों के स्वामी। उनकी ताकत वर्तमान येशिवेन से भी अधिक थी। उन्होंने 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर के लिए लड़ाई नहीं छोड़ी। वे येशिवेन को घातक झटका देने के लिए बस एक मौके का इंतजार कर रहे थे। और अगले बड़े पैमाने पर तूफान निश्चित रूप से कानून के दायरे के 8वें स्वर्ग के विशेषज्ञ नहीं होंगे। यह कानून के दायरे के 9वें स्वर्ग के भयानक विशेषज्ञ हो सकते हैं, या यहाँ तक कि आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र के भी। विशेष रूप से हाफ सटेप सेलेस्टियल रियल्म विशेषज्ञों को 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर की तत्काल आवश्यकता थी। वे दिव्य क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर थे, लेकिन यह एक प्राकृतिक खाई की तरह था। उन्होंने प्रतिशोध को आसानी से पार करने की हिम्मत नहीं की, या वे मर सकते थे। ये लोग भी इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति था तो वे इस समय छिपने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, या इस समय की अवधि से बचने के लिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल को सीधे छोड़ भी सकते हैं। हालांकि येज़िवेन निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो नियमों से नहीं खेलते थे। उन लोगों से पीछा छुड़ाने के बाद जो उसकी निगरानी कर रहे थे, येज़िवेन ने सीधे ये कियान्हे को ढूंढ लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप कहाँ है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप कहाँ है? ये कियान्हे ने येज़िवेन को एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि येज़िवेन इतनी दुस्साहसी होगी। इस दौरान उसने येशिवेन की उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसने खुद से पूछा कि अगर वह येशिवेन की जगह होता तो भी वह कभी वह नहीं कर पाता जो येशिवेन ने किया। हालांकि उन्होंने ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 8वें स्वर्ग में भी प्रवेश किया था, फिर भी उनके और उन प्रसिद्ध शख्सियतों के बीच एक बड़ा अंतर था जो येज़िवेन के हाथों दुखद रूप से मर गए थे। इन लोगों से बचना आसान नहीं था। घात लगाकर एक एक करके उन्हें मारना तो दूर की बात है। कानून के प्रकटीकरण क्षेत्र के 8वें आकाश के विशेषज्ञों में से किसी ने भी येशिवेन के सामने अहंकारी होने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक पूरी कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल भी अचानक से शांत हो गई थी, मानो वे येज़िवेन के क्रूर तरीकों से डरकर चुप हो गए हों। लेकिन हर कोई जानता था कि यह तूफान से पहले की शांति थी। हमलों की अगली लहर कानून घोषणा क्षेत्र के 9वें आकाश से हो सकती है, या यहाँ तक अर्धचरण दिव्य क्षेत्र से भी हो सकती है। उस समय येज़िवेन इतनी बेफिक्र नहीं हो सकती थी। सभी की राय में येज़िवेन को छिप जाना चाहिए या कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल छोड़ देना चाहिए। हालांकि येशिवेन का छोड़ने का जरा सा भी इरादा नहीं था। उन्होंने गोल्डन जेड मंडप के पड़ाव के स्थान के बारे में पूछने का भी साहस किया। यह बहुत बोल्ड था। क्या वह गोल्डन जेड मंडप को झटका देना चाहता था? लेकिन येशिवेन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में गोल्डन जेड पवेलियन को एक झटका देना चाहता था। आप वास्तव में उनसे लड़ना नहीं चाहते, ये कियान्हे ने कहा। बेशक उन्होंने कुछ महीनों तक मेरा पीछा किया, इसलिए मैं ठीक से अभ्यास नहीं कर सका। इतना बड़ा एहसान चुकाना मेरा चरित्र नहीं है, येशिवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा, और उसकी आंखों में भयंकरता का संकेत चमक उठा। येशिवेन ने उन लोगों पर हमला करने का साहस किया जो उससे निपटना चाहते थे, भले ही वह सम्राट ही क्यों न हो। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये कियान्हे नहीं चाहते थे कि ये परिवार एक दूसरे को मारें। वह जानता था कि कभी कभी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। ये परिवार के कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में प्रवेश करने में सक्षम होना अपने आप में कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए बहुत सारे कबीले योगदान बिंदुओं की आवश्यकता थी। आम लोगों के लिए, ये कियान्हे के लिए भी कबीले के योगदान अंक अर्जित करना बहुत मुश्किल था। अब येशिवेन के पास अभ्यास करने के लिए कुल 1 साल था, और समय का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ बर्बाद हो गया था। वह इसे कैसे निगल सकता है? लेकिन ये जियांजोंग लगभग हमेशा गोल्डन जेड मंडप के स्टेशन की रखवाली करता है। अब आप उसके विरोधी नहीं हैं। ये कियान्हे बहुत सटीक थी। 1 साल के बाद येशिवेन ने अपने 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर को अपने हाथ में ले लिया। 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर 1 साल के बाद येशिवेन ने अपने 9 क्रांतियों ताइक्वान गोल्डन एलिक्सिर को अपने हाथ में ले लिया।
ये जिवेन अब चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ये जियानजोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था। तो मुझे उसे लुभाना होगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप में केवल ये जिवेन को ये जियानजोंग से डर था। उसे दूर ले जाना अत्यावश्यक था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप के स्टेशन के स्थान का पता लगाने के बाद तू जिवेन ने जल्दी से शहर छोड़ दिया। बड़ी ताकतों के पीछा करने के कारण वह एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता था। जल्द ही ये जिवेन, जो कुछ समय से शांत थी, ने आखिरकार एक बड़ी चाल चली। उन्होंने गोल्डन जेड पवेलियन से सीधे एक टीम पर घात लगाकर हमला किया। ट्रांसेंडेंस क्षेत्र के 7वें स्वर्ग के कुल एक विशेषज्ञ और श्रेष्ठता के दायरे के 6ठे स्वर्ग के कई विशेषज्ञ ये जिवेन द्वारा मारे गए थे। पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में यह एक शांत झील में एक बोल्डर फेंकने जैसा था। विशेष रूप से गोल्डन जेड मंडप अचानक उग्र हो गया। उनकी राय में ये जिवेन सिर्फ उनका शिकार थी। यह पहले से ही काफी अच्छा था कि उन्होंने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन उसने वास्तव में वापस लड़ने का साहस किया। उनके लिए यह केवल एक महान उत्तेजना और अपमान था। हालांकि हर कोई जानता था कि यह केवल तूफान से पहले की शांति थी, लेकिन सबसे पहले शांति भंग करने वाला वास्तव में ये जिवेन था। इसने कई लोगों को जो इस मामले पर ध्यान दे रहे थे, अचानक एक तरह की अकल्पनीय भावना पैदा की। ये शिवेन ने उनके ज्ञान को पूरी तरह से उलट दिया था। दूसरे शब्दों में, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन इतनी अपरंपरागत होगी। जब सभी ने सोचा कि वह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार छोड़ सकता है, तो उसने नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने पलटवार किया। गोल्डन जेड मंडप को जल्द ही खबर मिली। जल्द ही किसी ने खबर फैला दी। तू जियानजोंग, जो गुस्से में था, जल्दी से 3 विशेषज्ञों को कानून चरण दायरे के 8वें स्तर पर और कानून चरण दायरे के 7वें स्तर पर 1 दर्जन से अधिक विशेषज्ञों को ये जिवेन को खोजने के लिए लाया। स्वोश स्वोश स्वोश, आकाश में 1 दर्जन से अधिक धाराएं आकाश में बह गईं। प्रमुख व्यक्ति ये जियानजोंग था। एक ऐसी जगह जहां किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक जोड़ी आंखें उनका बारीकी से पीछा कर रही थीं। यह ये जिवेन थी। यह पुष्टि करने के बाद कि ये जियानजोंग और अन्य वास्तव में उसकी तलाश में गए थे, ये जिवेन की आकृति सीधे प्रकाश की धारा में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। वह सीधे गोल्डन जेड पवेलियन के स्टेशन की दिशा में चला गया। गोल्डन जेड मंडप का स्टेशन एक नखलिस्तान में था। संपूर्ण कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में ऐसे कई मरुस्थल नहीं थे। केवल आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान ही ऐसे मरुस्थलों का उत्पादन कर सकते हैं। शायद ये परिवार के वंशजों का गौरव था। उन्होंने दूसरों की तरह शहर में रहना नहीं चुना, बल्कि एक और स्टेशन खोला। हालांकि यह केवल एक गैरिसन था, इसके भीतर की व्यूह रचनाएं और बचाव सामान्य शहरों की तुलना में बेहतर थे। आसमान में बादल नहीं थे। अचानक पतली आत्मा क्यूई और आकाश में आक्रोश अचानक इकट्ठा हो गया, जिससे छावनी के ऊपर आकाश में एक विशाल भंवर बन गया। कौन है भाई? लगभग उसी क्षण गोल्डन जेड पवेलियन के स्टेशन से जोर की गर्जना आ रही थी। वे भी विशेषज्ञ थे। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की नाराजगी में बदलाव को लगभग एक पल में महसूस किया। और इसी क्षण आकाश में प्रकाश की एक चमक हुई, जिसने तुरंत पूरे आकाश को ढंक लिया। तेज रोशनी ने लोगों को अपनी आंखें खोलने में बिल्कुल भी असमर्थ बना दिया। बजना। तब तलवार क्यू की एक बड़ी आवाज हुई। एक विशाल लंबी तलवार आकाश से गिरी। यह कम से कम दर्जनों फीट लंबा था, सीधे आसमान से नीचे गिर रहा था। बूम! टक्कर की भयानक आवाज हुई। विशाल तलवार क्यूई आसमान से गिरी और स्टेशन के ऊपर आसमान से जमकर वार किया। स्टेशन के ऊपर आकाश में एक पल में दर्जनों जादू पैदा हो गए। तलवार क्यू सीधे जादू पर वार करती है, उत्तराधिकार में दर्जनों जादू को तोड़ती है। हालांकि यह अंतरतम जादू पर रुक गया। इसने केवल उसमें एक दरार काट दी और जादू को तोड़ना जारी नहीं रख सका। हम्फ! एक ठंडे खर्राटे के साथ एक भयानक हमले ने सीधे जादू से बमबारी की, सीधे तलवार क्यूई को टुकड़ों में उड़ा दिया। फिर 1 दर्जन से अधिक अत्याचारी विशेषज्ञ कूद पड़े। वे सभी कानून घोषणा क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे और उनके पीछे सैकड़ों विशेषज्ञ कूद पड़े। इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप के स्टेशन की अपेक्षा के अनुसार यह निश्चित रूप से विशेषज्ञों से भरा हुआ था। भले ही शेष सैकड़ों विशेषज्ञ कानून घोषणा क्षेत्र के 8वें स्तर पर नहीं थे, वे कम से कम कानून घोषणा क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर थे। इस समय इस हमले के कारण सभी एक साथ कूद पड़े। हमारे गोल्डन जेड मंडप के स्टेशन पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? क्या आप जीने से थक गए हैं? कानून घोषणा क्षेत्र के 8वें स्तर का अग्रणी विशेषज्ञ जब उसने चारों ओर देखा तो ठंडेपन से चिल्लाया। और इस समय एक सुनहरी रोशनी शून्य से चमकी और एक हरे रंग की आकृति दिखाई दी। ये जिवेन, यह तुम हो। तुम चूहे की तरह नहीं छुपे और वास्तव में हमारे सामने आने की हिम्मत की। जब विशेषज्ञ ने देखा कि यह ये जिवेन है, तो उसे अचानक थोड़ा अजीब लगा।
उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये शिवेन इस समय उनके सामने आने की हिम्मत करेगा जब वे हर जगह ये शिवेन का शिकार कर रहे थे। इस समय कुछ लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि ये जियानज़ोंग का प्रस्थान बाघ को पहाड़ से दूर भगाने के लिए एक जाल हो सकता है। हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिर भले ही यह बाघ को पहाड़ से दूर भगाने के लिए एक जाल था तो क्या हुआ, वे लोगों का एक समूह थे। यहाँ तक अगर ये जियानज़ोंग यहाँ नहीं होते तो भी उन्हें नहीं लगता था कि ये जीवेन उनका कुछ बिगाड़ सकती है। माउस की तरह जिसे अब चूहे की तरह छिपना है वह तुम लोग हो, ये जीवेन ने उपहास किया। कितना अहंकारी। कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 8वें स्तर के एक मास्टर ने गर्जना की और सीधे ये जीवेन पर हमला किया। यह मत सोचो कि तुम हमारे सामने घमंडी हो सकते हो क्योंकि तुमने बाहर कुछ लोगों को मार डाला। उसने अपना बड़ा हाथ फैलाया और सीधे आसमान से नीचे पटक दिया। यह एक पिंजरे में बदल गया और ये शिवेन को इस तरह पकड़ लिया जैसे वह उसे पकड़कर मारना चाहता हो। बजना, हवा में एक तेज आवाज फूट पड़ी। तलवार की रोशनी चमक उठी और सीधे हवा में बड़े हाथ को काट दिया। लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के 8वें स्तर के मास्टर ने ये जीवेन को डरावने रूप में देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जीवेन इतना अत्याचारी है। हालांकि उनके बारे में अफवाहें थीं, अफवाहें सिर्फ अफवाहें थीं। हालांकि वह जानता था कि ये जीवेन के पास कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के 8वें स्तर की युद्ध शक्ति थी, उसे विश्वास नहीं था कि ये जीवेन इस क्षेत्र में अपराजयता के स्तर तक पहुंच सकता है। यह अफवाह कि उसने कानून घोषणापत्र क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक बुजुर्ग को कुछ ही चालों में हरा दिया एक मिथक की तरह अधिक था। उनके लिए यह बिल्कुल असंभव था। हालांकि जिस क्षण वे वास्तव में भिड़ गए उन्होंने अचानक इस पर विश्वास कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस स्वॉर्ड क्यूई में एक आभामंडल था जिससे लोगों को निराशा महसूस होती थी। यदि वह समय रहते उसे पीछे न हटाता तो निश्चय ही उस तलवार से उसका हाथ कट जाता। यह बहुत भयानक था। लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के 8वें स्तर के अन्य मास्टर्स ने भी अपनी आंखों में कुछ आश्चर्य के साथ ये जीवेन को देखा। वे स्पष्ट रूप से चौंक गए थे। इस समय ये शिवेन बिल्कुल नहीं रुकी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका फिगर तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ वह पहले से ही उन उस्तादों में से था। वह पूरी तरह से बेपरवाह था। उसने इन लोगों को अपनी आंखों में नहीं डाला। वह पहाड़ से नीचे आने वाले एक भयंकर शेर की तरह भीड़ में घुस गया। स्विश, एक तलवार की रोशनी चमक उठी और कानून अभिव्यक्ति दायरे के 5वें स्तर पर एक मास्टर सीधे आधे में कट गया। खून तुरंत फूट पड़ा। तू जीवेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। हालांकि उसके सामने लोग एक ही गोत्र के थे फिर भी उसकी नज़र में वे चोरों से अलग नहीं थे। छिपने के ये कुछ महीने गोल्डन जेड मंडप से अविभाज्य थे। एक ही कुल की हत्या। क्या उन्होंने कभी इस समस्या के बारे में सोचा है? कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल जैसी जगह में यह एक कानूनविहीन जगह थी। यह एकमात्र ऐसी जगह भी थी जहां स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया जाएगा। यह अराजक स्थान था लेकिन हत्या का स्थान भी। स्विश स्विश स्विश, कुछ और तलवार की बत्तियां चमक उठीं और कुछ विशेषज्ञ जिन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी थी उन्हें सीधे मार डाला गया। यदि कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ अभी भी उसके लिए खतरा थे तो कानून अभिव्यक्ति दायरे के 8वें स्तर से नीचे के ये विशेषज्ञ विशुद्ध रूप से मेमने थे जो ये जीवेन के लिए वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि दूसरी पार्टी में बहुत से लोग थे क्योंकि ये जीवेन के लिए जब तक कोई सेना नहीं थी लोगों की संख्या उसकी हत्या को प्रभावित नहीं करेगी। खासकर ये लोग अपने दम पर लड़ रहे थे। उनके पास एक गठन भी नहीं था इसलिए वे अपनी ताकत को सबसे बड़ी सीमा तक नहीं लगा सके। छोटा चोर, अहंकारी मत बनो। इस समय कानून घोषणा क्षेत्र के 8वें स्तर के उन विशेषज्ञों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और वे ये शिवेन की ओर दौड़ पड़े। लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म के 8वें स्तर पर एक दर्जन से अधिक अत्याचारी विशेषज्ञों के हमले एक धार की तरह थे जो सीधे तौर पर ये जीवेन को कुचल रहे थे और तुरंत नष्ट कर रहे थे। स्विश स्विश स्विश, ये जीवेन के हाथ नहीं रुके। हर तलवार की रोशनी चमक उठी और एक गोल्डन जेड मंडप विशेषज्ञ को सीधे उसके द्वारा मार डाला गया। उनके शरीर पर एक एक रोम रोम तलवार की आभा उगल रहा था। सीधे उनके ऊपर एक विशाल तलवार की आभा बन रही थी। तलवार की आभा सीधे आकाश में उड़ गई। तलवार की आभा के चारों ओर अनगिनत शिकायतों को एक भयानक भंवर बनाने के लिए उकसाया। बजना, यह विशाल तलवार क्यूई बाहर निकली और एक भयानक तलवार क्यूई जो सैकड़ों फीट लंबी थी नीचे आ गिरी, शून्य को चकनाचूर कर दिया और ऊर्जा की धार की ओर बढ़ गई। बूम, तलवार की आभा और मार्शल आर्ट की धार में भीषण टक्कर हुई और एक चौंकाने वाली टक्कर हुई। हवा का सत्यानाश हो गया और अनगिनत शिकायतों को टुकड़ों में कुचल दिया गया। हवा की लहरों के घेरे पागलपन से बह गए। बहुत खूब। व्यापक बल एक लहर की तरह था और लहरों की परतें सभी दिशाओं में फैल गईं। दोनों पक्ष वास्तव में समान रूप से मेल खाते थे, न ही ऊपरी हाथ प्राप्त कर रहे थे। क्या वह कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंखें मुझ पर चाल चल रही हैं? वह वास्तव में हमारे सभी हमलों को अपने आप रोक सकता है। यह असंभव है।
हमारे बीच ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर के शिखर पर विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक वे बुजुर्ग भी जो हजारों साल तक जीवित रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते। ट्रांसेंडेंस दायरे के 8वें स्तर के ये विशेषज्ञ अविश्वास में थे। उनका संयुक्त हमला येकशिवेन को नीचे नहीं गिरा सका। उनकी तलवार वास्तव में उनकी तलवार के बराबर थी। यह असंभव था। इस समय ऐसा लगता था कि कुछ लोगों को अंततः याद आ गया था कि हजारों वर्षों तक जीवित रहने वाले बुजुर्गों को भी येज़िवेन ने कुछ ही चालों में हरा दिया था। उनके मन में संदेह और भी बढ़ गया। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? तार्किक रूप से बोलना, यह संभव नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति की ताकत की एक सीमा होनी चाहिए। यह कहने की बात नहीं कि वे साधारण विशेषज्ञ नहीं थे। वे सभी पूर्व प्रतिभाशाली शिष्य थे। फिर भी एक ही क्षेत्र के 3 या 5 विशेषज्ञों के विरुद्ध लड़ना उनके लिए पहले से ही बहुत कठिन था। भले ही वे गंभीर रूप से घायल हो गए हों, उनके लिए लड़ना आसान नहीं होगा। वो येज़िवेन जैसा राक्षसी कैसे हो सकता है? वो येकशिवेन जैसा राक्षसी कैसे हो सकता है? हालांकि कुछ ही सेकंड की हिचकिचाहट में बड़ी संख्या में गोल्डन जेड मंडप के विशेषज्ञों को येज़िवेन ने मार डाला। एक के बाद एक चीखें ऐसी आ रही थीं जैसे कभी थमने वाली ही न हो। वह एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ एक हत्या मशीन की तरह था। तलवार की रोशनी जहां कहीं भी चमकती, उसके द्वारा जीवन काटा जाता था। और हर बार सुनहरी रोशनी चमकती, खून का फूल होता। गोल्डन रीपर, उनके दिल में केवल ऐसा विचार था। यह उपनाम एक बार दूसरों के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। यदि उस समय येज़िवेन गोल्डन रीपर थी, तो वे क्या थे? भगवान या देवता राजा? क्या मजाक! लेकिन अब उन्हें लगा कि यह उपनाम बहुत सटीक था। केवल यही उपनाम उस भावना का वर्णन कर सकता था जो येज़िवेन उन्हें दे रही थी। कुछ ही सांसों के कुछ ही समय में येज़िवेन के हाथों 1 दर्जन से अधिक लॉ फेज रियल मास्टर्स की दुखद मृत्यु हो गई। कानून के चरण के 8वें स्वर्ग के दायरे के स्वामी चौड़ी आंखों से देखते थे। वे खून रोने के कगार पर थे। वास्तव में ये कोई साधारण लोग नहीं थे। कानून प्रवर्तन हॉल अपने आप में अन्य संस्थानों से अलग था। कानून प्रवर्तन हॉल में घुसपैठ करना बेहद मुश्किल था। गोल्डन जेड पवेलियन को कानून प्रवर्तन हॉल में घुसपैठ करने में कितना समय लगा? इसके अलावा ये कानून प्रवर्तन हॉल थे। जो लोग खेती करने के लिए कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में प्रवेश कर सकते थे, वे निस्संदेह अभिजात वर्ग के कुलीन थे। यह कहा जा सकता है कि अगर ये सभी लोग येज़िवेन द्वारा मारे गए होते, तो कानून प्रवर्तन हॉल में गोल्डन जेड मंडप की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकती थी, लेकिन वास्तव में यह लगभग समान थी। यदि ये रीढ़ दुखद रूप से मर गए, तो शेष सीमांत प्यादे अर्थहीन थे। यह येज़िवेन बहुत निर्दयी थी। वह कानून प्रवर्तन हॉल में गोल्डन जेड मंडप की शक्ति को उखाड़ने की योजना बना रहा था। इस समय उनके दिलों में येज़िवेन का मूल्यांकन क्रूर हो गया था। उसे रोको, हमें उसे रोकना चाहिए, कुछ विशेषज्ञ चिल्लाए। वे कल्पना कर सकते थे कि अगर येज़िवेन के आश्चर्यजनक हमले के कारण भारी नुकसान हुआ तो प्रिंस जिन और प्रिंस यू कितने नाराज होंगे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि प्रिंस जिन और प्रिंस यू कितने नाराज होंगे। येज़िवेन निश्चित रूप से गोल्डन जेड मंडप के प्रचंड क्रोध को सहन करेंगे, लेकिन वे भी बच नहीं पाएंगे। उन्हें गोल्डन जेड पवेलियन के उच्चाधिकारियों द्वारा भी दंडित किया जा सकता है। उस तरह की सजा ने उन्हें भी झकझोर कर रख दिया। कानून के 8वें स्वर्ग के दायरे के कई विशेषज्ञों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से येकशिवेन की ओर झपटे। इस समय का फायदा उठाते हुए येज़िवेन की लंबी तलवार ने 1 दर्जन से अधिक जानें काट लीं। तलवार की नोक से खून टपकता रहा और आसमान से टपकता रहा। इस समय येज़िवेन, जो अभिव्यक्तिहीन थी, वास्तव में एक असुर की तरह थी। मौत ला सकता है एक असुर। वे लोग चाहे जितने भी चिल्लाएं, येज़िवेन का निश्चय बिल्कुल भी नहीं दिख सकता था। उनके हाथ में लंबी तलवार यांत्रिक रूप से लहराती थी और जीवन काटती थी। रुकना। एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ ने नेतृत्व किया और येशिवेन को कानून घोषणा दायरे के 7वें स्तर के विशेषज्ञ को मारने से रोकना चाहते थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने केवल सुनहरी रोशनी की एक चमक देखी। एक लंबी तलवार अनजाने में उसके शरीर में चुभ गई थी। तलवार की रोशनी ने तुरंत उसके शरीर के सभी आंतरिक अंगों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतनी तेजी! मरने से पहले उनके दिमाग में बस यही एक विचार बचा था। उसने ये भी नहीं देखा कि कब येकशिवेन ने हमला किया, लेकिन उसे पहले से ही अपने शरीर में लंबी तलवार चुभती हुई महसूस हुई। वह केवल स्वयं को अधिक से अधिक शक्तिहीन होते हुए महसूस कर सकता था और उसकी जीवन शक्ति तेजी से लुप्त होती जा रही थी। येज़िवेन ने अपनी तलवार खींची और तुरंत कानून के चरण के दायरे के 8वें स्वर्ग के दूसरे विशेषज्ञ पर झपटा। इस समय सभी लॉ मैनिफेस्टेशन रियल 8वें स्तर के विशेषज्ञ पहले से ही दौड़ पड़े थे, उसे एक झटके में मारना चाहते थे। लेकिन येकशिवेन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह दौड़ा। 1 व्यक्ति, 10 लोग, कोई फर्क नहीं। कानून प्रकटीकरण क्षेत्र 5वां स्तर, कानून प्रकटीकरण क्षेत्र 8वां स्तर, कोई अंतर नहीं। वे सब के सब मर चुके थे। स्विश स्विश स्विश।
तलवार की हर रोशनी के बाद खून के छींटे। जल्द ही कानून के चरण के दायरे के 8वें स्तर के विशेषज्ञ कुछ खोजने के लिए भयभीत थे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे येज़िवेन को इतने सारे लोगों के साथ रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि यह सिर्फ उनकी इच्छाधारी सोच थी। ये जीवेन कानून घोषणा क्षेत्र 8वें स्तर से नीचे के उन विशेषज्ञों को एक तलवार से मार सकती थी, लेकिन वे ज़्यादा बेहतर नहीं थे। यह केवल एक तलवार, 2 तलवार या 3 तलवार के बीच का अंतर था। हम इस तरह नहीं जा सकते, या हम सब उसके द्वारा मारे जाएंगे। इस समय कानून घोषणा क्षेत्र के 8वें स्तर के विशेषज्ञ आखिरकार समझ गए कि जब उसका शिकार किया जा रहा था तो येज़िवेन क्यों नहीं छिपा था। इसके बजाय उसने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल को छोड़ दिया और वास्तव में छावनी पर छापा मारने का साहस किया। उसे डरने की कोई बात नहीं थी। ये जियांजोंग के बिना, जो उनके लिए ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर था, उनका डेरा व्यावहारिक रूप से रक्षाहीन था। उनके लिए अब येज़िवेन ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर के विशेषज्ञ से अलग नहीं थी। यदि पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर का एक विशेषज्ञ उन्हें आसानी से हरा सकता है, तो येज़िवेन भी ऐसा कर सकती है। येज़िवेन और भी निर्दयी थी। येज़िवेन, क्या आप उच्च अधिकारी द्वारा दंडित किए जाने से डरते नहीं हैं? आपने हमारे ये परिवार के शिष्यों का वध करने का साहस किया है। एक लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ ने सख्त अभिव्यक्ति के साथ कहा। ऊपर वाले की सजा। हाँ, तुम मुझे अभी यह बता रहे हो जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे तो तुमने उच्चाधिकारियों की सजा के बारे में क्यों नहीं सोचा? येज़िवेन ने इस दृश्य को देखा और उपहास किया। आप में से कोई भी आज नहीं जा सकता। उन्होंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। तथाकथित उच्च अब की सजा बकवास थी। केवल जीवित ही अपील कर सकते थे। मृतकों के लिए कौन बोलेगा? ठीक उसी तरह जब उसने जियागू जेंगहाओ को मार डाला, अंत में मामला अनसुलझा रह गया। हालांकि जियागू कबीले के अन्य कार्य हो सकते हैं, कम से कम वे सतह पर उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था, उन्होंने पहले ही एक कदम आगे बढ़ाया था और लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ के सामने झपट्टा मारा था। वह अचानक अपनी तलवार से नीचे गिर गया। कानून घोषणा क्षेत्र 8वें स्तर के विशेषज्ञ ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन येज़िवेन की तलवार की तकनीक न केवल तेज थी, बल्कि यह माउंट ताई जितनी भारी भी थी। बूम! उसके हाथ में जो हथियार था वह सीधे येज़िवेन की तलवार से टूट गया। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था, मानो उसे उड़ा दिया गया हो। येज़िवेन ने उसके मांस और खून को चूर चूर कर दिया और फिर उसके हथियार को उड़ते हुए भेजा गया। स्विश! इसके तुरंत बाद एक और तलवार की रोशनी चमकी और लॉ मैनिफेस्टेशन रियल्म 8वें स्तर के विशेषज्ञ की मौके पर ही मौत हो गई। वह एक हत्या मशीन की तरह था। कोई भी हो, उसकी उन्नति को रोकने का कोई उपाय नहीं था। जहां भी तलवार की रोशनी ने इशारा किया, खून नदी की तरह बह गया। यह खबर कि येज़िवेन ने गोल्डन पवेलियन के पड़ाव को नष्ट कर दिया था, जल्दी से पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में फैल गई। पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के लिए यह एक शांत झील में एक बड़े पत्थर को तोड़ने के बराबर था। कुछ देर के लिए बड़ी बड़ी लहरें उठीं। स्वर्ण मंडप निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में सबसे बड़ी ताकत नहीं थी। हालांकि बहुत से लोगों ने स्वर्ण मंडप को भड़काने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि स्वर्ण मंडप के पीछे 2 महान देवता थे, प्रिंस जिन और प्रिंस यू। भले ही ये परिवार में कई युवा उस्ताद थे, प्रिंस जिन और प्रिंस यू भी उनमें से सर्वश्रेष्ठ थे। दिग्गज 5 अत्याचारियों को छोड़कर उन्हें शीर्ष समूह में स्थान दिया जा सकता है। इसलिए उन अपराधियों ने भी शायद ही कभी स्वर्ण मंडप को अपमानित करने का साहस किया हो। यदि आप कुछ लोगों को मार देते तो ठीक था, लेकिन यदि आपने स्वर्ण मंडप के पूरे पड़ाव को नष्ट कर दिया तो यह वास्तव में मौत की लड़ाई होगी। वे सौहार्द के सभी ढोंग को पूरी तरह से छोड़ने की योजना बना रहे थे। उनकी राय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोल्डन पवेलियन ने येज़िवेन को पहले कैसे शिकार किया था, इसे सौहार्द के सभी ढोंग को छोड़ने के रूप में नहीं माना जाता था। हालांकि अब जब येज़िवेन ने स्वर्ण मंडप के पड़ाव को नष्ट कर दिया और पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में स्वर्ण मंडप की आधी से अधिक सेना को मार डाला, तो इसे स्वर्ण मंडप के साथ मौत की लड़ाई के रूप में माना जा सकता है। यह पूरी तरह से सौहार्द का ढोंग छोड़ रहा था। हालांकि येज़िवेन के लिए जिस क्षण से वे उसे मारना चाहते थे, वह पहले से ही सौहार्द के सभी ढोंग छोड़ रहा था। यह मूल रूप से मौत की लड़ाई थी। येज़िवेन के लिए तब तक हार मानना था जब तक वे हार नहीं मानते। हालांकि पहले 9 क्रांतियों की रहस्यमयी सुनहरी गोली का प्रलोभन था और फिर येज़िवेन द्वारा उनके पड़ाव को नष्ट करने की बात थी। दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए कोई जगह नहीं थी। वे केवल मौत से लड़ सकते थे। दोनों पक्ष आम लोग नहीं थे। उनका अपना गौरव था। उनके लिए सिर झुकाकर हार स्वीकार करना बिल्कुल असंभव था। हालांकि येज़िवेन के पास कानून प्रकटीकरण दायरे के 8वें स्तर पर कई मास्टर्स को मारने का रिकॉर्ड था और उसने पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में अपना नाम बनाया था। यह अभी भी सभी की उम्मीदों से परे था। जैसे ही यह मामला फैला, यह तुरंत वर्तमान कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल का सबसे गर्म विषय बन गया।
विशेष रूप से येज़िवेन द्वारा ये जियानज़ों को पहाड़ से दूर ले जाने के बाद उसने पूरे गोल्डन जेड मंडप को नष्ट कर दिया। कुछ गोल्डन जेड पवेलियन मास्टर्स को छोड़कर जो किसी व्यवसाय के लिए बाहर गए थे, बाकी भाग नहीं गए। उन सभी को येज़िवेन ने मार डाला था। लाशें हर जगह थीं और खून नदी की तरह बह रहा था। पूरा गोल्डन जेड पवेलियन तुरंत उग्र हो गया, विशेष रूप से ये जियानज़ोंग। येज़िवेन ने उसे एक बंदर की तरह खेला था। उसे बहला फुसलाकर पहाड़ से दूर ले जाने के बाद येज़िवेन ने पूरे स्टेशन को नष्ट कर दिया था। येज़िवेन ने उसे एक बंदर की तरह खेला था। येज़िवेन ने बाघ को फुसलाकर पहाड़ से दूर ले जाया था और फिर पूरे स्टेशन को नष्ट कर दिया था। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था? वह इतना क्रोधित था कि वह पागल होने ही वाला था। येज़िवेन को घेरने और नष्ट करने का आदेश उसके द्वारा जारी किया गया था। हालांकि परिणाम ऐसा था, सैकड़ों विशेषज्ञ अचानक येज़िवेन से हार गए। उन्हें भारी नुकसान हुआ और उनकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ। वह कानून प्रवर्तन हॉल में गोल्डन जेड मंडप के प्रभारी लोगों में से एक थे। वह गोल्डन जेड पवेलियन द्वारा घुसपैठ किए गए उच्चस्तरीय लोगों में से एक था। ऐसा कुछ होने के बाद वह दोष से बच नहीं सका, खासकर तब जब उसे येज़िवेन ने बेवकूफ़ बनाया था। वह इस गुस्से को बिल्कुल भी पचा नहीं पा रहा था। गोल्डन जेड मंडप ने तुरंत पीछा करने का आदेश जारी किया। यह मूल स्थिति की तरह नहीं था जहां उन्होंने केवल येज़िवेन को अकेले में शिकार किया था। अब उन्होंने येज़िवेन को एक गद्दार के रूप में भी परिभाषित किया और अन्य ये परिवार की सेना को येज़िवेन का शिकार करने के लिए सेना में शामिल होने के लिए कहा। लेकिन इस आदेश के लिए ये परिवार की अन्य सेनाएं बहुत शांत थीं। चाहे वे तटस्थ हों या येज़िवेन के शिकार हों, उन्होंने अपना रुख व्यक्त नहीं किया। क्या मजाक! हर कोई जानता था कि ये वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले येज़िवेन का शिकार करना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। दूसरे शब्दों में, यह केवल कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में ही हो सकता है, जो अराजकता, हत्याओं और बिना किसी व्यवस्था का स्थान था। यदि यह बाहर था, तो उनका व्यवहार उच्च अधिकारियों को नाराज करने के लिए पर्याप्त था। जब तक येज़िवेन उनकी कमजोरी को पकड़ पाती, यह उच्च अधिकारी को क्रोधित करने और उन सभी को मिटाने के लिए पर्याप्त होगा। ये परिवार एकता के कारण इतने सालों तक प्राचीन बेरेंस महाद्वीप पर टिका रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, कम से कम उन्हें ये परिवार के समग्र सद्भाव का समर्थन करना था। ऐसा करके वे ये परिवार की नींव को खुलेआम नष्ट कर रहे थे। यदि इससे घबराहट होती और हर कोई विभाजित हो जाता, तो वे अनंत काल के लिए पापी होते। इसलिए कई सालों तक चाहे कितना भी बड़ा हंगामा क्यों न हो, वह ज्यादा से ज्यादा अकेले में ही होता था। सबूत और सबूत न होने की स्थिति में वे लापरवाही से बवाल खड़ा कर देते। यह भी मौन समझ थी जिसे ये परिवार की प्रमुख ताकतों ने बनाए रखा। आज उन्होंने खुले तौर पर येज़िवेन को खत्म करने की हिम्मत की क्योंकि वे मजबूत थे जबकि येज़िवेन कमजोर थी। हालांकि ये परिवार में हमेशा ऐसे अस्तित्व थे जो उनसे अधिक मजबूत थे। अगर उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया और लापरवाही बरती तो कल सड़कों पर उनकी मौत हो सकती है। दूसरे शब्दों में, केवल येज़िवेन जैसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, जूते पहनने से नहीं डरता था। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, वह कुछ खोने से नहीं डरता था। और जिन लोगों के पास बहुत सी चीजें थीं, वे सबसे अधिक आदेश के अस्तित्व की उम्मीद करते थे। यहाँ तक सबसे खराब आदेश भी बिना किसी आदेश के बहुत बेहतर था। गुस्से में गोल्डन जेड पवेलियन द्वारा लिया गया निर्णय अपनी कमजोरी को येज़िवेन को सौंपने के समान था। वे निजी तौर पर ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जब वे सौहार्द का सारा ढोंग छोड़ देंगे और इसे टेबल पर रख देंगे तो सब कुछ अलग हो जाएगा। निजी तौर पर उच्च स्तर आंखें मूंद सकता है, लेकिन एक बार इसे टेबल पर रख दिया गया, भले ही उच्च स्तर के अलग अलग विचार हों, उन्हें ये परिवार के कानूनों की सर्वोच्च गरिमा बनाए रखनी थी। ये परिवार की नींव थी और कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता था। हालांकि सतह पर कोई बदलाव नहीं था, फिर भी उन्होंने निजी तौर पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया क्योंकि गोल्डन जेड मंडप का पड़ाव नष्ट हो गया था, जिससे उन्हें दुख हुआ। येज़िवेन, एक लड़का जो सामान्य ज्ञान से नहीं खेलता था, वह नियम तोड़ने वालों के बराबर था। उन्होंने केवल उन नियमों की उपेक्षा की जिन्हें वे हमेशा अनकहे नियम मानते थे। उनकी राय में किसी को भी घेरना और रोकना उनके लिए सामान्य था, और जब तक वह व्यक्ति भागता रहा, भले ही वे अंत में पकड़े नहीं गए, इसे नियम तोड़ना नहीं माना जाएगा। लेकिन अब येज़िवेन की हरकतें नियमों को तोड़ने के समान थीं। यह एक खराब शुरुआत थी। अगर भविष्य में सभी ने पालन किया तो क्या वे भी खतरे में नहीं होंगे? उनका पड़ाव भी तोड़ा जा सकता है। हालांकि उन्हें मिली खबर के अनुसार येज़िवेन बिल्कुल अमानवीय थी। कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर वे स्वामी उसके विरोधी बिल्कुल नहीं थे, और अन्य लोगों को उसके स्तर तक पहुंचने में सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें उससे सावधान रहना था। इस दुनिया में कई राक्षसी प्रतिभाएं थीं। कौन जानता था कि अचानक कोई ऐसा नियम तोड़ने वाला हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना चाहिए। येज़िवेन इन लोगों के विचारों के बारे में बहुत स्पष्ट थी। हालांकि उन्होंने उनके विचारों पर तिरस्कारपूर्ण ढंग से चुटकी ली।
इन लोगों के विचार दर्शाते थे कि वे पहले से ही कायर, भ्रष्ट थे और सब कुछ का सामना करने का दृढ़ संकल्प और दृढ़ता खो चुके थे। नियमों का पालन करना है या नहीं, यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। तुमने मुझे मारने के लिए पहले ही मेरी नाक पर इशारा कर दिया है और तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे चेहरे पर न मारने के नियमों का पालन करूं। फक सी के तुम्हारी बहन, अगर तुमने मेरे चेहरे पर नहीं मारा तो मैं तुम्हारे चेहरे पर वार करूंगा। चूंकि हम बाहर गिर गए हैं, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सबसे दर्दनाक जगह पर तब तक वार करूंगा जब तक तुम सीधे मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते। वर्षों के अनुभव ने उन्हें बताया कि ये लोग सस्ते थे, उनसे अच्छे से बात करना बेकार था। वह उन्हें केवल तब तक बेरहमी से मार सकता था जब तक कि वे उसके साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते थे। जब आपके पास उनकी तुलना में ताकत होगी, तभी वे आपको गंभीरता से देखेंगे और आपको कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये जियांजोंग, जो गुस्से में था, गुस्से में मारने वाले भगवान में बदल गया था। वह ये जिवेन को ढूंढना चाहता था, भले ही उसे पूरे कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल को उलट देना पड़े। उसने ये जिवेन को टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई ताकि उसके दिल से नफरत को खत्म किया जा सके। उसी समय वह यह भी समझ गया कि ये जिवेन सबसे बड़ा काला बादल था जिसने गोल्डन जेड मंडप को ढक लिया था। महिमा और छवि जो गोल्डन जेड मंडप ने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में कई वर्षों तक बनाई थी, स्टेशन के विनाश के साथ गायब हो गई थी। प्रतिभाओं को जीता जा सकता था और फिर से भर्ती किया जा सकता था, लेकिन अगर उनकी प्रतिष्ठा चली गई तो इसे फिर से बनाने में काफी समय लगेगा। और थोड़े समय में इस बुरे प्रभाव को खत्म करने का केवल एक ही तरीका था, और वह था ये शिवेन से सीधे छुटकारा पाना, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव हवा में धुएं की तरह गायब हो जाए। यह पता चला कि स्टेशन के नष्ट हो जाने के बाद गोल्डन जेड मंडप की महिमा एक से अधिक स्तर तक गिर गई थी। गोल्डन जेड मंडप को लगातार समाचार प्रदान करने वाले लोग भी इस समय निरीक्षण करने लगे। हालांकि गोल्डन जेड मंडप में अभी भी ये जियानजोंग तैनात था और अभी भी बहुत अत्याचारी था, ये जिवेन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल के 8वें स्तर पर एक मास्टर के खात्मे जैसे तरबूज और सब्जियां काटने से उन्हें बड़ा झटका लगा। कई लोगों ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि बाहर टूर्नामेंट का चैंपियन अविश्वसनीय था। उनका भविष्य बस असीमित था। हालांकि प्रिंस जिन और प्रिंस यू बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी वे कानून प्रवर्तन हॉल से नहीं थे। भविष्य में कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में प्रवेश करना उनके लिए असंभव था। यद्यपि ये जियांजोंग शक्तिशाली था, वह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार के अधिकतम 9वें स्तर पर था। यदि भविष्य में कोई आकस्मिक मुठभेड़ नहीं हुई तो यह उसके लिए अंत होगा। हालांकि ये जिवेन अलग थी। उन्होंने अभी खेती शुरू ही की थी। ऐसा कहा जाता था कि वह केवल कुछ 100 वर्ष का था। यह भविष्यवाणी करना असंभव था कि वह भविष्य में कितनी दूर तक खेती कर सकता है। हो सकता है कि उनके पास अभी उनसे निपटने की क्षमता न हो, लेकिन भविष्य में अभी भी हजारों साल बाकी थे। उसके पास निश्चित रूप से एक विशाल राक्षस के स्तर तक बढ़ने का अवसर था जिसे लोग देखते थे। उस समय उन्हें कुचलना बिल्कुल आसान होगा। और अब, भले ही ये जियांजोंग नाराज था, वह वास्तव में उनका कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि ये जिवेन की धमकी वास्तविक थी, जब तक कि कोई यह नहीं कह सकता था कि वे उसे मार सकते हैं। हालांकि ये जिवेन की क्रूरता और अत्याचारी ताकत को देखने के बाद कितने लोगों ने ऐसा कहने की हिम्मत की। ये जियांजोंग उसे दबाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन आधार यह था कि वह उसे ढूंढ भी सकता था। इस मामले में बहुत से लोग जिन्होंने मूल रूप से गोल्डन जेड पवेलियन को जानकारी प्रदान की थी, नेटवर्क और रिश्ते जो कि ये जियांजोंग वर्षों से संचित थे, अचानक गलतियों से भरे हुए थे। मूल रूप से गोल्डन जेड मंडप के निर्माण और ये जियांजोंग के प्रबंधन के कई वर्षों के बाद कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में गोल्डन जेड मंडप के खुफिया नेटवर्क को व्यापक कहा जा सकता है। कुछ समय पहले उन्होंने ये जिवेन का पृथ्वी के छोर तक पीछा किया। यह सबसे अच्छा सबूत था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाता है, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, वह जल्द ही गोल्डन जेड मंडप से जाना जाएगा। न केवल गोल्डन जेड मंडप बल्कि अन्य बल भी। वे सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों या यहाँ तक कि दसियों हजार वर्षों से कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में जड़ जमाए हुए थे। अंदर की ताकतों का विकास एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। ये जिवेन बिल्ली और चूहे का खेल खेलने जैसा था। वह चूहा था, अपना सिर ढककर भाग रहा था। उसके रुकने की कोई जगह नहीं थी। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वह इस समय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल को पहले ही छोड़ चुका होता। हालांकि ये शिवेन का स्वभाव जिद्दी था। उन्होंने उनके खिलाफ रहने और जाने पर जोर दिया। हालांकि किसी स्टेशन को चुनने का प्रभाव बहुत स्पष्ट था। कई लोग स्पष्ट रूप से भयभीत थे। हालांकि गोल्डन जेड पवेलियन अभी भी आक्रोश में दहाड़ रहा था, लेकिन अधिक लोगों ने दीर्घकालिक दिशा में सोचना शुरू कर दिया था। ये जिवेन की दृढ़ता स्पष्ट रूप से उनकी कल्पना से परे थी। उनमें से कई अब एक शिवेन से नहीं डर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में क्या? खासकर वो अपराधी। हालांकि वे घमंडी और दबंग थे और कुछ ने ये कबीले के बच्चों पर घात लगाने की हिम्मत भी की।
वास्तव में वे गुलामों का एक समूह थे। अनुभव प्राप्त करने के लिए ये कबीले के बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दासों का एक समूह। उनके पास वास्तव में कोई मानवाधिकार नहीं था, यहाँ तक अगर वे आकाशीय क्षेत्र के बड़े शॉट्स थे। एक बार जब ये क्लान नाखुश था तो वे आसानी से उनके एक समूह को मार सकते थे। यदि एक दिन ये ज़िवेन जीवित बाहर निकल गया और दिव्य लोक में प्रवेश कर गया तो वह कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में वापस आ जाएगा और उन सभी को मार डालेगा। ये कबीला उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहेगा। हो सकता है कि वे उसे बहुत सारे योगदान अंक भी दें जिसे योग्यता के रूप में गिना जा सके। यह सोचकर ये लोग अचानक रुक गए। गोल्डन जेड मंडप में अभी भी 2 महान देवता प्रिंस जिन और प्रिंस यू थे। उनकी ये क्लान के उच्चाधिकारियों तक भी सीधी पहुंच थी। चाहे वे कितने भी अहंकारी क्यों न हो, उनके समर्थन में लोग होंगे। उनके इतने अच्छे हालात नहीं थे। चूंकि वे परेशानी पैदा करना चाहते थे इसलिए उन्हें परेशानी करने दो। जहां तक रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल की बात है, हालांकि यह अच्छा था, इसका आनंद लिया जाना चाहिए था। ये ज़िवेन द्वारा गोल्डन जेड पवेलियन का स्टेशन चुने जाने के बाद उन्होंने सीधे तौर पर अधिकांश लोगों को चौंका दिया और अपने ऊपर से बहुत दबाव हटा लिया। इस समय गोल्डन जेड मंडप के अलावा उसे पागल कुत्ते की तरह काटने के अलावा ये कबीले के कुछ छोटे संगठन अभी भी गुप्त रूप से उस पर हमला कर रहे थे। हालांकि इस समय केवल गोल्डन जेड पवेलियन ने ही एक शिवेन के खिलाफ जाने की हिम्मत की। उन्हें भी एक शिवेन ने मजबूर किया था। उनका स्टेशन चुना गया था। उन्होंने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार में अपनी शक्ति खो दी थी। कहने के लिए और कुछ नहीं था, नहीं तो उन्हें चुपके से आना पड़ेगा। जहां तक स्तरीय पूछताछ की बात है, पहले एक शिवेन से छुटकारा पाना अधिक महत्वपूर्ण था। जब तक ये ज़िवेन मरी थी सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। मरे हुए आदमी के लिए कौन कुछ कहेगा। जहां तक उच्च अधिकारी की पूछताछ की बात है, वे ये हेवनली जेड पवेलियन के ये ज़िवेन थे। जब ये जियानज़ोंग अभी भी ये ज़िवेन की खोज कर रहा था, ये ज़िवेन चुपचाप उस शहर में लौट आया था जहां ये कियान्हे रखवाली कर रहा था। इस कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ये कियान्हे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर ये ज़िवेन भरोसा कर सकती थी। ये ज़िवेन पर ये परिवार के इस वफादार और समर्पित व्यक्ति की बहुत अच्छी छाप थी। यही एकमात्र स्थान भी था जहां वह ठहर सकता था। यदि यह कोई अन्य स्थान होता, भले ही गोल्डन जेड मंडप का अधिकांश खुफिया नेटवर्क नष्ट हो जाता, तो भी वह लंबे समय के बाद उसे ढूंढ पाता। आपने वास्तव में उनके डेरे को नष्ट कर दिया। जब उसने फिर से ये ज़िवेन को देखा, भले ही वह पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब उसने वास्तव में सुना कि ये ज़िवेन ने वास्तव में गोल्डन जेड मंडप के स्टेशन को नष्ट कर दिया था, तब भी वह इतनी हैरान थी कि उसका जबड़ा लगभग गिर गया। उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत साहसी है, अन्यथा वह कानून प्रवर्तन जेल की सुरक्षा के लिए आवेदन करने का साहस नहीं करता। हालांकि ये शिवेन की तुलना में वह थोड़ा महत्वहीन लग रहा था। ये ज़िवेन के बहादुर युद्ध रिकॉर्ड की तुलना में वह वास्तव में कुछ भी नहीं था। यह प्रतियोगिता का चैंपियन था, एक व्यक्ति जो कानून अभिव्यक्ति क्षेत्र के चौथे आकाश की खेती के साथ प्रतिस्पर्धा की चैंपियनशिप जीत सकता है। वह सामान्य कैसे हो सकता है? वह इतना अत्याचारी था कि इतिहास में कभी किसी ने नहीं सुना था। वास्तव में वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उसने ऐसे काम करने का साहस किया जिसके बारे में दूसरों ने सोचने की भी हिम्मत नहीं की। प्रतिक्रिया न करना अभद्रता है। इस दौरान वे एक आवारा कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े थे। अगर मैं बदला नहीं लेता तो मैं एक सज्जन व्यक्ति नहीं हूं। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं, बिना छुपाए एक जानलेवा इरादे का खुलासा किया। इस समय ये कियान्हे के विचार में ये ज़िवेन एक खतरनाक जानवर था। जो कोई भी उसके पास आने की हिम्मत करेगा वह उसके द्वारा फाड़ा और खा लिया जाएगा। लेकिन आपने गोल्डन जेड मंडप को नष्ट कर दिया। ये जियानज़ोंग इसे जाने नहीं देंगे, ये कियान्हे ने कुछ चिंता के साथ कहा। इस समय वह पूरी तरह से ये शिवेन की तरफ खड़ा था। यह मामला स्पष्ट रूप से गोल्डन जेड मंडप के लोगों के कारण हुआ था। मैं अब इतना मजबूत नहीं हूं, अन्यथा वह बुरा व्यक्ति बच नहीं पाएगा। ये शिवेन ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं और एक जानलेवा इरादे का खुलासा किया। आप ऐसा नहीं सोच सकते। ये जियानज़ोंग दूसरों से अलग है। वह कानून प्रवर्तन हॉल में एक पद वाला व्यक्ति है। वह उन बेकार लोगों से अलग है। अगर कुछ होता है तो कानून प्रवर्तन के उच्च अधिकारी भी हॉल चौंक जाएगा। ये कियान्हे ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो, अगर मैं वास्तव में उस बूढ़े आदमी को मारना चाहता हूं तो मेरे पास इसे अनजाने में करने का एक तरीका है। यहां तक अगर वे जानते हैं कि मैंने ऐसा किया है तो क्या उनके पास सबूत हैं? ये ज़िवेन ने उपहास किया। अगर उसने वास्तव में ये जियानज़ोंग को मार डाला तो वह गोल्डन जेड मंडप को बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अगर गोल्डन जेड मंडप नहीं जानता था कि उसने ऐसा किया है तो यह उबाऊ होगा। जहां तक जिन और प्रिंस यू की पसंद की बात है, देर सबेर उन्हें एक दूसरे का सामना करना ही होगा। चूंकि उन्होंने पहले ही सौहार्द का सारा ढोंग छोड़ दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कियान्हे ने आह भरी और ये शिवेन की ओर देखा।
अचानक उसने महसूस किया कि यह बिना कारण नहीं था कि ये सिवेन आज जो कुछ हासिल कर सकती थी उसे हासिल कर सकती थी। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो ऐसा सोचने की हिम्मत कौन करता, ऐसा करने की तो बात ही छोड़िए। वैसे भी प्रिंस जिन और प्रिंस यू अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा है युवा पीढ़ी के बीच भी। मैंने कभी भी प्रिंस जिन और प्रिंस यू को 5 अत्याचारियों को छोड़कर किसी से हारने के बारे में नहीं सुना। उनमें से कोई एक छोटा संगठन बना सकता है और आपे से बाहर चला सकता है, लेकिन अब जब उन्होंने गोल्डन जेड पवेलियन बनाने के लिए हाथ मिलाया है तो उनकी शक्ति और भी अधिक है। आम लोग उन्हें भड़काने के लिए तैयार नहीं हैं। ये कियानहे ने कहा, यह सबसे अच्छा होगा यदि आपके बीच की शिकायतों को सुलझाया जा सके। आप सभी ये परिवार के जीनियस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन खोया है, इससे केवल बाहरी लोगों को फायदा होगा। वह अब भी वफादार ये कियानहे था। उनकी राय में ये परिवार सबसे महत्वपूर्ण था। वह सब कुछ जाने दे सकता था, चाहे कितनी भी शिकायतें क्यों न हों। यदि संभव हो तो मैं हर जगह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि उन्होंने मेरी 9 रिवॉल्यूशंस की रहस्यमयी सुनहरी गोली का लालच करने की हिम्मत की है, उन्हें इसे सींचने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़िवेन ने गंभीरता से कहा। सुलह के लिए? क्या आपको लगता है कि हमारे बीच सुलह की कोई गुंजाइश है? यदि वे मुझे निगलना चाहें तो मैं उनके सारे दांत तोड़ डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये ज़िवेन स्वाभाविक रूप से प्रिंस जिन और प्रिंस यू के साथ बाहर जाने पर पूर्ण पैमाने पर संघर्ष करने के लिए तैयार थी। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार को कानून प्रवर्तन हॉल द्वारा संरक्षित किया गया था। राजकुमार जिन और प्रिंस यू कानून प्रवर्तन हॉल के सदस्य नहीं थे, इसलिए वे अंदर नहीं आ सकते थे। अधिक से अधिक वे केवल अंधेरे में चालें खेल सकते थे। लेकिन एक बार जब वह बाहर चला गया तो संघर्ष को छुपाया नहीं जा सका और यह सीधे भड़क सकता था। हालांकि अभी भी ये परिवार के उच्च अधिकारी बाहर देख रहे थे, सब कुछ कहना कठिन था। उसे पूरी तैयारी करनी थी। हालांकि वह परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, चूंकि मुसीबत पहले से ही उस पर थी, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ा। सबसे खराब स्थिति में भी उसने पहले से ही ये परिवार से भागने और इधर उधर भटकने की योजना बना ली थी। ये कियानहे ने उसे मनाना जारी नहीं रखा। वह देख सकता था कि एक शिवेन का चरित्र बिल्कुल उस तरह का व्यक्ति था जो झुकने के बजाय टूटना पसंद करता था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपना सिर झुकाए और समझौता करे। उसे अपना सिर नीचा करने और समझौता करने के लिए कहने के बजाय गोल्डन जेड मंडप के प्रिंस जिन और प्रिंस यू से अपनी गरिमा कम करने और मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहना अधिक यथार्थवादी होगा। लेकिन क्या ये मुमकिन था? स्पष्टतः नहीं। इसलिए दोनों पक्षों के बीच संघर्ष को हल करना लगभग असंभव था जब तक कि उच्च अधिकारी बलपूर्वक इसे दबा नहीं देते, इस बारे में पहले बात नहीं करते। वैसे भी इस समय के दौरान आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं होती। तू, ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। ये कियानहे ने झट से अपना हाथ हिलाया और लापरवाही से कहा, यह कुछ भी नहीं है। मैं गोल्डन जेड मंडप से उन लोगों के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि ये कियानहे ने इसे हल्के ढंग से कहा। वह जानता था कि उसके लिए कवर करना भी एक बड़ा जोखिम था। यह गोल्डन जेड पवेलियन और अन्य ताकतों को नाराज कर सकता है। उस समय वह उनके प्रतिशोध का सामना कर सकता है। ये शिवेन ने अपने दिल में ये सब याद किया, लेकिन उसने इसे जोर से नहीं कहा। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें नीची कर लीं और कहा, मुझे एक जगह की व्यवस्था करने में मदद करें। मैं बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना चाहता हूं। जब मैं कानून के चरण के दायरे के 6ठे स्तर पर पहुंचूंगा तो मैं उस बूढ़े आदमी ये जियांजों को सबक सिखाऊंगा। ये ज़िवेन पहले ही कानून के चरण के दायरे के 5वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वह विधि चरण क्षेत्र के 6ठे स्तर से केवल एक कदम दूर था। उस समय उसके पास वास्तव में कानून के चरण के दायरे के 9वें स्तर के स्वामी के खिलाफ लड़ने की ताकत होगी। उस समय स्थिति बिल्कुल अलग होगी। यही वह ताकत थी जिसे कानून के दौर में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता था। वह अब अंत में समझ गया कि कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल जैसा भयानक वातावरण कानून प्रवर्तन हॉल की खेती पवित्र भूमि क्यों बन सकता है। कारण कोई और नहीं बल्कि कठोर रहने का वातावरण था। इस तरह के रहने के माहौल में हर कोई अपनी क्षमता को उच्चतम स्तर तक निचोड़ लेगा। सब कुछ सिर्फ जीने के लिए था। उन्हें यहाँ आए केवल आधा साल ही हुआ था और उन्हें अपने शरीर की क्षमता को निचोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसकी खेती में कई गुना सुधार हुआ था। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये कियानहे बहुत हैरान हुआ। उसे याद आया कि एक शिवेन अभी कुछ समय पहले ही टूटा था। कितना समय हो गया था और वह फिर से टूटने वाला था। दूसरों के साथ अपनी तुलना करना वास्तव में क्रोध करने वाला था। हालांकि जब ये कियानहे बाहर जाने और ये शिवेन के लिए एक जगह की व्यवस्था करने वाला था तो उसे थोड़ी ठंडी और पुरानी आवाज सुनाई दी। इंतजार, इंतजार। एक आकृति सीधे आसमान से उतरी और उसमें बह गई। जब उन दोनों ने ऊपर देखा तो उन्होंने एक अधेड़ उम्र का आदमी देखा जो लगभग 40 साल का था।
उनका दृढ़ चेहरा था और उनकी आंखें अतुलनीय रूप से गहरी थीं। उनका हर कदम धीरे धीरे दुनिया के साथ विलीन हो रहा था। यदि कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो वे शायद उसके अस्तित्व का पता लगाने में भी सक्षम न हो। आकाशीय क्षेत्र गुरु येज़िवेन ने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने ये क्लैन मास्टर और अन्य दिव्य क्षेत्र के मास्टर्स से इस तरह की आभा महसूस की थी। लेकिन उन्होंने फौरन रिएक्ट किया, यह दिव्य क्षेत्र का गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्य क्षेत्र के गुरु का प्रभामंडल इससे अधिक मजबूत और भयानक था। केवल एक ही संभावना थी, आधा कदम दिव्य क्षेत्र गुरु। हालांकि चाहे वह आकाशीय क्षेत्र हो या अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र, उसके लिए कोई अंतर नहीं था, क्योंकि यह ऐसा स्वामी नहीं था जिससे वह लड़ सके। यद्यपि अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र ने अभी तक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, आखिरकार यह पहले से ही दिव्य क्षेत्र था। यदि कानून अभिव्यक्ति गुरु ने लोगों को यह भावना दी कि वह इस संसार के साथ असंगत है, तो दिव्य क्षेत्र के गुरु की विशेषता यह थी कि वह इस संसार के साथ एकीकृत प्रतीत होता था। यह स्वर्ग और मनुष्य की तथाकथित एकता थी। वह अपने दिल में गुप्त रूप से सतर्क था, लेकिन उसकी सतर्कता को अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत खोज लिया। उसने येज़िवेन को कुछ मनोरंजन के साथ देखा और कहा, आप सतर्क हैं, लेकिन यह भी सच है। यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो अपने रहने के माहौल के साथ आप निगल लिए जाएंगे। जब येज़िवेन ने यह सुना तो उसने अचानक राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि वह उसके लिए नहीं आ रहा था, लेकिन दूसरी पार्टी की खतरनाक आभा ने उसे मौके पर ही भागने के लिए दानव के पंख फैलाने का एहसास करा दिया। हाल ही में आपने कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में बहुत शोर मचाया है। यहाँ तक हम, जो बाहर हैं, ने भी सुना है कि आपने गोल्डन जेड मंडप से उन लोगों के आधार को नष्ट कर दिया है। अधेड़ उम्र के आदमी ने येज़िवेन को देखा और कहा, अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते हैं तो मैं उन्हें नाराज नहीं करता, क्योंकि वे लोग मेरी बातों की साजिश कर रहे हैं तो वे मौत को दावत दे रहे हैं। येज़िवेन ने न तो दास्ता से और न ही दबंग तरीके से कहा, अगर लोग मुझे नाराज नहीं करते हैं तो मैं उन्हें नाराज नहीं करता, लेकिन आप वास्तव में थोड़े अहंकारी हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसने कहा था कि येज़िवेन थोड़ा उग्र था, लेकिन उसकी उपस्थिति को देखते हुए यह अपमानजनक शब्द नहीं लगता था। उनकी राय में यह प्रचंड प्रशंसा भी हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप स्वर्गीय कानून प्रवर्तन जेल में हैं, हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या हुआ अगर तुम लोग आकाश को उल्टा कर दो? अधेड़ उम्र का आदमी बेहद आत्मविश्वासी था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में था। उस इत्मीनान और आत्मविश्वास से भरे रवैये ने दिखाया कि वे चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न करें, वे कभी भी वानर सूर्य की तरह बुद्ध तथागत के 5 उंगली वाले पर्वत से बाहर नहीं निकल पाएंगे। येज़िवेन ने हल्की सांस छोड़ी। निश्चित रूप से कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार एक अराजक स्थान था। कोई कानून और कोई नियम नहीं थे, केवल मारकाट हो रही थी। नियम होते तो एक ही होते, जिसके पास सबसे बड़ी मुट्ठी होगी वह राजा होगा। एन्फोर्सर स्वर्गीय कारागार में हत्या चाहे कितनी भी निर्मम क्यों न हो, इससे बाहर कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, यदि वह मारा गया था तो अधेड़ उम्र के व्यक्ति का भी यही रवैया होना चाहिए। क्या आप एल्डर येजियानशान हैं? इस समय येकियानहे ने अचानक उस आदमी की पहचान ली। छोटा लड़का, यह दुर्लभ है कि तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं पूरे साल स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में रहा हूं। मैंने लंबे समय से अपना चेहरा नहीं दिखाया है। अधेड़ उम्र के आदमी ने येकियानहे को आश्चर्य से देखा। मूल रूप से उसकी नज़र केवल येज़िवेन पर थी, जिसने बड़ी परेशानी खड़ी की थी। अब उसके पास येकियानहे के लिए सम्मान का एक नया स्तर था। मैंने आपका चित्र देखा है और मैंने आपकी कहानियों के बारे में सुना है। येकियानहे ने अपना आसन नीचे किया। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जाहिर है वह येजियानशान का बहुत सम्मान करते थे। यह दुर्लभ है, येजियानशान ने मुस्कराते हुए कहा। उसकी आंखें येज़िवेन की ओर मुड़ी। मैंने 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल के बारे में भी सुना है। आपको सावधान रहना होगा। ऐसे कई लोग हैं जो 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल का लालच करते हैं। हालांकि यह एक सांसारिक अधिकार है, फिर भी कुछ लोग हैं जो इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और ऐसा करने पर जोर देते हैं। वे नहीं जानते कि वे पहले ही एक नुकसानदेह स्थिति में गिर चुके हैं और अपने भीतर के राक्षसों को अपने शरीर में प्रवेश करने देते हैं। येज़िवेन ने सिर हिलाया। वह देख सकता था कि यह येजियानशान का दयालु अनुस्मारक था। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस बार क्यों आए हो? येज़िवेन ने नहीं सोचा था कि येजियानशान उसे बंद कमरे में प्रशिक्षण देने से रोकने के लिए बाहर आया था। क्या आप येसु को जानते हैं? येजियानशान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा। हाँ, येज़िवेन ने सिर हिलाया। उसने लंबे समय से येसु को नहीं देखा था। लगभग आधा साल हो गया था। वह केवल इतना जानता था कि येसुए बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रही थी। उसने यह भी सुना कि वह स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में प्रवेश कर चुका है। हालांकि येज़िवेन ने इतने लंबे समय के बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी थी। उसने सोचा कि वह बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा है, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
फिर मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है, यीशु को ले जाया गया है। ये जियानशान ने कहा। क्या, यह कैसे संभव है? ये जिवेन ने आश्चर्य से कहा। क्या चल रहा है? कौन हमारे ये परिवार के बच्चों को स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में कैद करने की हिम्मत करता है? ये कियानहे ने पूछा। यह वे विद्रोही हैं, ये जियानशान ने कहा। वे विद्रोही? ये कियानहे के चेहरे पर समझ का भाव दिखा। विद्रोही? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये लोग कौन हैं? ये जिवेन ने पूछा। वह यहाँ लंबे समय से नहीं था, साथ ही वह आधे साल से पीछा किए जाने की स्थिति में था। अधिकांश समय उसके पास कई रहस्यों को समझने का समय नहीं होता था। वे विद्रोही हैं जो ये परिवार के शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कियानहे चौंका और बोला। इस समय ये जिवेन को आखिरकार ये पता चल गया कि ये विद्रोही ये कियानहे के कौन थे। ये लोग ये परिवार के बेहद विरोधी थे। वे अनगिनत वर्षों से ये परिवार के शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये सबसे वांछित अपराधी थे जिसके पीछे ये परिवार था। ये शाओ, हेक्सीबा गुई, पुराने हाउसकीपर और अन्य भी ये परिवार की वांछित सूची में थे। हालांकि ये परिवार ने उन्हें जाने दिया था। ये लोग वास्तव में ये परिवार के बच्चों के लिए एक तरह का प्रशिक्षण थे। केवल सभी प्रकार के प्रशिक्षण से गुजरने से ही ये परिवार के बच्चे तेजी से बढ़ सकते थे। केवल तभी स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार, खेती की एक पवित्र भूमि, वास्तव में अपना महत्व प्रकट कर सकती है। यह इन लोगों का अस्तित्व था जिसने स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय कारागार को निर्वासन के घृणित स्थान से खेती की पवित्र भूमि में बदल दिया। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो अलग थे। वे तथाकथित विद्रोही थे। ये लोग अक्सर ये परिवार के बच्चों जैसे ये शाओ और अन्य को नहीं लूटते थे। हालांकि वे ये परिवार के शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे थे। वे स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ये परिवार के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। हर विद्रोह से ये परिवार को बहुत नुकसान होगा, इसलिए ये परिवार इन लोगों का दृढ़ता से पीछा करेगा। वे सीधे उनके किसी भी निशान को दबा देंगे। उन्होंने उन्हें बढ़ने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि ये विद्रोही स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल पर एक कैंसर परजीवी की तरह थे। उन्हें साफ करने का कोई तरीका नहीं था। सफाई अभियान कितना भी बड़ा क्यों न हो, वे जल्दी से पुनर्जीवित हो जाते थे, क्योंकि उनके सदस्य ये परिवार के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण थे। ये लोग हर जगह स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में थे। उन्हें पकड़ लिया गया और ये परिवार की वजह से पीड़ित होने के लिए यहाँ लाया गया। न केवल उनकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी, बल्कि उनकी खेती को आगे बढ़ाना भी मुश्किल था। ऐसी नीच जगह में चाहकर भी उनके लिए साधना करना बड़ा कठिन था। इसलिए उनकी खेती हमेशा ये परिवार के नियंत्रण में रही थी। वे लंबे समय तक अनुभव के गुलाम बने रहे। उनके दिलों में नाराजगी की कल्पना की जा सकती थी। हालांकि हर कोई उन विद्रोहियों जितना उग्र नहीं था। हालांकि जब तक वे विद्रोही चाहते थे, वे आसानी से बड़ी संख्या में सदस्यों की भर्ती कर सकते थे और पुनर्जीवित हो सकते थे। वे जंगली पौधे के समान थे जो काटे नहीं जा सकते थे और उनका अंत न था। क्या ये सुई उनके हाथों में पड़ गई? ये जिवेन ने पूछा। हाँ, यह सिर्फ ये सुई ही नहीं है। वास्तव में हाल ही में युवा पीढ़ी के कुछ जीनियस भी हैं जो आपके सहित अपने लक्ष्य की सीमा में हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इन दिनों आप जहां भी जाते हैं, लोग लगातार पीछा कर रहे हैं आपके बाद? वास्तव में वे लोग उनमें से हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं। ये जियानशान ने ये जिवेन की ओर मंद दृष्टि से देखा और कहा। ये जिवेन की भौहें तन गईं। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि यह स्वर्गीय कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल की स्थानीय सेना और ये परिवार के विशेषज्ञों के छोटे संगठन थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके बीच विद्रोही थे। अगर वह उन बागियों के निशाने पर होता तो यह मामला बड़ा होता। वे हमें क्यों निशाना बना रहे हैं? ये जिवेन ने पूछा। हमें मिली जानकारी के अनुसार वे आपको सम्मोहित करना चाहते हैं, आपके दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हैं और फिर हमारे ये परिवार में घुसपैठ करना चाहते हैं ताकि उनके विद्रोह की नींव रखी जा सके। ये जियानशान ने कहा। विशेष रूप से ये परिवार में आप सभी दुर्लभ प्रतिभाशाली हैं। आप में से किसी को भी ये परिवार द्वारा एक बड़ी कीमत पर प्रशिक्षित किया जाएगा। एक बार विद्रोह शुरू हो जाने के बाद न केवल परिवार के पिछले सभी प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएंगे, लेकिन इससे भारी नुकसान भी होगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया। वह कल्पना कर सकता था कि अगर ये विद्रोही सफल हो गए तो यह कितना भयानक होगा। एक बार इन प्रतिभाओं को लामबंद करने के बाद वे आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाएंगे जो भविष्य में विद्रोह शुरू कर देंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है, कोई कल्पना कर सकता है कि दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के पास कितनी विनाशकारी शक्ति हो सकती है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये जिवेन ने मना नहीं किया और सीधे कहा। यीशु ने पहले भी कई बार उसकी मदद की थी। ये शिवेन ने अपने दिल में इस एहसान को याद किया। उनका देश कभी नष्ट नहीं हुआ था। अब उसके लिए कुछ करने का समय था। हम एक घेराव और उनके आधार का विनाश शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ये जियानशान ने कहा।
और मैं चाहता हूं कि आप उनके सदस्यों में से एक होने का नाटक करें और पहले चुपके से आएं। जब हम बाहर से हमला करेंगे तो आप अंदर से हमला करेंगे। पकड़े गए प्रतिभाओं को ढूंढें और यदि आप कर सकते हैं तो उन्हें बचाएं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या उन्हें सम्मोहित कर लिया गया है तो उन्हें मौके पर ही मार दें। ये जियान शान का स्वर ठंडा और निर्मम था। ये जियान शान के शब्द ठंडे और निर्मम थे। यदि उन्हें नियंत्रित किया जाता तो केवल एक ही परिणाम होता, उन्हें मौके पर ही मार दिया जाएगा। ये परिवार इन लोगों को रहने नहीं देगा और ये परिवार में खेती करना जारी रखेगा। ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह इसका अर्थ पहले से ही जानता था। अगर वह पकड़ा जाता तो ये परिवार वही होता। हालांकि चुपके से अंदर आना और बाहर के हमले का इंतजार करना अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बात थी। यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा मिशन था जिसके बचने की संभावना बहुत कम थी। हमने उनके 2 सदस्यों को पकड़ा है, इसलिए आप अस्थायी रूप से उनमें से एक के रूप में भेष बदल सकते हैं और चुपके से अंदर आ सकते हैं। ये जियान शान ने कहा, बेशक यह जीवित रहने की एक पतली संभावना वाला एक मिशन है, इसलिए हम आपको जाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। आखिरकार आप भी हमारे कानून प्रवर्तन हॉल के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप में से एक को भी खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है। यदि आप नहीं जाते हैं तो हम दूसरों को जाने दे सकते हैं, परंतु कुछ भी हो तुम दोनों को मेरी आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। यहाँ तक अगर तुम एक जासूस के रूप में नहीं जाते हो तो तुम्हें उस आधार को तोड़ने के लिए मेरे पीछे आना चाहिए। ये जियान शान का लहजा बहुत सख्त था और मना करने के लिए कोई जगह नहीं थी। न केवल ये ज़िवेन बल्कि ये कियानहे को भी भर्ती किया जाएगा। फिर ये जियान शान ने कहा, यह ऑपरेशन विद्रोह से संबंधित है, इसलिए कानून चरण दायरे के 7वें आकाश के ऊपर के सभी परिवार के सदस्यों को भर्ती को सुनना चाहिए। कोई भी मना नहीं कर सकता। ये ज़िवेन ने इस मामले के बारे में सोचा। अगर वह बाहर लड़ने के लिए ये जियान शान का पीछा करता है तो यह निस्संदेह सबसे सुरक्षित होगा। सबसे खराब स्थिति में वह अपने शैतान के पंख फैला सकता था और बच सकता था। उनका मानना कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बेशक जोखिम बहुत छोटा था लेकिन इनाम ज्यादा नहीं होगा। इतने सारे लोगों के साथ वह निश्चित रूप से सबसे आकर्षक व्यक्ति नहीं होगा। अगर वह गुप्त रूप से गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। उसकी कभी भी मौत हो सकती है। उस बेस में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल सका। वह कभी भी मर सकता है। लेकिन इसके विपरीत इनाम बहुत बड़ा होगा। इस मिशन के बाद कानून प्रवर्तन हॉल भी उसे उसकी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत करेगा। मैं अंडरकवर जाने को तैयार हूँ। ये ज़िवेन ने इसके बारे में सोचा और कहा, अच्छा, हमारे ये परिवार का एक अच्छा आदमी होने के योग्य। ये जियान शान खुश था जब उसने देखा कि ये ज़िवेन आसानी से सहमत हैं। इस मामले के खत्म होने के बाद हमारा कानून प्रवर्तन हॉल आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। अगर यह मामला खत्म हो गया तो हम आपको 2 उजाड़ रक्त दिव्य फलों से पुरस्कृत करेंगे। लेकिन अगर यह मामला विफल हो जाता है तो भी हम आपको 1 उजाड़ रक्त दिव्य फल से पुरस्कृत करेंगे। ये कियानहे, जो बगल से देख रहा था, थोड़ा दंग रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कानून प्रवर्तन हॉल उन्हें उजाड़ रक्त के पवित्र फल से पुरस्कृत करने के लिए तैयार होगा। हालांकि डेसोलेट ब्लड सेक्रेड फ्रूट लॉ एनफोर्समेंट हॉल की एक विशेषता थी। यहाँ तक लॉ एनफोर्समेंट हॉल में भी उनमें से कई नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेसोलेट ब्लड सेक्रेड फ्रूट के उत्पादन के लिए कोई विशिष्ट पैटर्न नहीं था। यह अक्सर युद्ध का मैदान था जहां अनगिनत कंकाल वाले जानवर लड़ते थे। इसे उगाने के लिए उनके पास एक खास गुप्त तरीका था। मनुष्य चाहे कितने ही कंकाली जानवरों को मार डाले, वे उसे विकसित नहीं कर सके। इसके अलावा वे बोन बीस्ट कमांडर अक्सर मानव योद्धाओं के प्रति बहुत सतर्क रहते थे। इन युद्ध क्षेत्रों को अक्सर लोग नहीं जानते थे, इसलिए कानून प्रवर्तन हॉल में भी बहुत से लोग नहीं थे। एक उजाड़ रक्त पवित्र फल को पुरस्कृत करना पहले से ही बहुत था, 2 अकेले रहने दो। स्काई ह्यूमन स्टेज विशेषज्ञ के लिए भी पवित्र उजाड़ रक्त फल अभी भी एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था। इस समय ये जियान शान ने ये कियानहे को देखा जैसे कि उसकी राय पूछ रहा हो। मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये कियानहे ने अपने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, फिर तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम जाकर मिलते हैं। इस बार हमें एक ही बार में उन विद्रोहियों से छुटकारा पाना चाहिए। ये जियान शान ने निर्विवाद रूप से कहा। इस बार ये परिवार के विशेषज्ञ एक घाटी में एकत्रित हुए थे। इस घाटी से 10,000 ली से भी कम की दूरी पर विद्रोहियों का ठिकाना था। हालांकि यह हजारों मील दूर था हर किसी के लिए। अगर वे हमला करना चाहते थे तो यह कुछ ही मिनटों की बात होगी। यह बहुत दूर नहीं था। उसी समय वे खोजे नहीं जा सकेंगे क्योंकि वे बहुत निकट थे। यही सही दूरी थी। जब ये ज़िवेन और अन्य 2 पहुंचे तो पूरी घाटी में पहले से ही हजारों मालिक जमा हो गए थे। वे सभी ट्रांसेंडेंस दायरे के 7वें स्तर से ऊपर के स्वामी थे। हालांकि ये जियान शान अर्धचरणीय आकाशीय दायरे से ऊपर का एकमात्र मास्टर था। इस लाइनअप को बेहद शानदार कहा जा सकता था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में ये वंश के कानून प्रकटीकरण दायरे के लगभग सभी शीर्ष विशेषज्ञों को एक ही बार में बंदी बना लिया गया।
यह कहा जा सकता है कि अभिजात वर्ग एकत्र हुए थे। विद्रोही आधार में कितने भी विशेषज्ञ क्यों न हो, उनके लिए इन भयानक विशेषज्ञों के पूर्ण दमन से बचना मुश्किल होगा। मानो कोई तूफान उन पर टूट पड़ा हो। और उनमें से येज़िवेन ने भी काफी संख्या में अमित्रतापूर्ण निगाहें महसूस कीं। वे सभी उनमें से थे जिन्होंने येशिवेन का पीछा करने में भाग लिया था। इस समय येज़िवेन को देखकर यह कहा जा सकता था कि जब उन्होंने अपने दुश्मनों को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। और उनमें से सबसे पहले मार झेलने वाला कोई और नहीं बल्कि ये जियानज़ोंग था। इस बूढ़े आदमी की निगाहें ऐसा लग रहा था मानो येशिवेन को चीर कर रख रही हों। दूसरों की तुलना में उन्हें और ये जियानज़ोंग को वास्तव में एक कड़वी नफरत थी। येज़िवेन ने गोल्डन जेड मंडप के आधार को नष्ट कर दिया था, जिससे वह उपहास का पात्र बन गया था। यह एक शर्म की बात थी जिसे धोया नहीं जा सका। केवल येज़िवेन को मारने से ही इस बार आलोचना और शर्मिंदगी को शांत करना संभव हो सकता था। नन्हे कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? ये जियानज़ोंग ने येज़िवेन को ठंडे दिमाग से देखा और उसके बगल में गोल्डन जेड पवेलियन के बाकी विशेषज्ञों ने भी येज़िवेन को अमित्र निगाहों से देखा। ओल्ड कमीने, तुम अभी भी गुस्से से मरे नहीं हो, येज़िवेन ने भी बिना किसी शिष्टता के कहा। वह इस वृद्ध को भी मारना चाहता था। अगर उसके पास ऐसा करने की ताकत होती तो वह ये जियानज़ोंग को मारने से नहीं हिचकिचाता। बचने का कोई मौका नहीं देते थे। इतने वर्षों के अनुभव के बाद वह बिल्कुल भी कोमल हृदय नहीं हो सकता था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये जियानज़ोंग तुरंत गुस्से में आ गया। जैसे ही वह येज़िवेन पर हमला करने वाला था, उसने ये जियानशान की ठंडी निगाहों से देखा। तुरंत वह केवल अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा सकता था और येशिवेन को ठंडेपन से घूर रहा था। उसके दिल में थोड़ा डर भी था क्योंकि उन सभी को संदेश तावीज़ द्वारा बुलाया गया था, लेकिन केवल येज़िवेन को ही ये जियानशान द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था। उपचार में यह अंतर उनकी कल्पना को उड़ान देने के लिए काफी था, क्योंकि अंत में येज़िवेन कानून प्रवर्तन हॉल के सच्चे लोग थे। हालांकि प्रिंस जिन और प्रिंस यू शक्तिशाली और बेहद प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे कानून प्रवर्तन हॉल के लोग नहीं थे। कहने की जरूरत नहीं है, कानून प्रवर्तन हॉल के उच्च अधिकारी का पूर्वाग्रह स्पष्ट था। कानून प्रवर्तन स्वर्गीय जेल में अभी भी ठीक था, लेकिन एक बार जब वह बाहर निकल गया तो उसके पास कभी भी येज़िवेन पर फिर से हमला करने का मौका नहीं होगा, क्योंकि एक बार जब उसने हमला किया तो उसे निश्चित रूप से उच्च अधिकारी से एक गरजने वाले हमले का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हजारों वर्षों तक केवल कानून प्रकटीकरण क्षेत्र के 9वें स्वर्ग तक साधना की, और दूसरा एक भविष्य का सितारा था जिसके पास भविष्य में सेलेस्टियल बीइंग क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता थी और एक आशाजनक भविष्य था। यह कहना लगभग अनावश्यक था कि उच्च अधिकारी कैसे चुनेंगे, इसलिए वो येशिवेन को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। भले ही इससे हंगामा मच जाए और हर कोई इसके बारे में जानता हो, उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि मौके ज्यादा नहीं हैं। अब सब कुछ इस विद्रोह के उन्मूलन पर आधारित होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आपको किस तरह की शिकायतें हैं, इस समय आपको इसे जाने देना चाहिए या व्यक्तिगत रूप से आपको दबाने के लिए मुझे दोष न दें। ये जियानशान ने दोनों को अलग अलग देखते हुए ठंडेपन से कहा। लेकिन गोल्डन जेड पवेलियन के लोगों की नज़र में येशिवेन के प्रति इस पूर्वाग्रह का अर्थ पहले से ही बहुत स्पष्ट था। उनके चेहरे असंतोष से भरे हुए थे। उनके बहुत से लोग मारे गए और घायल हुए। क्या उन्हें दहाड़ने का भी अधिकार नहीं था? लेकिन ये जियानशान कौन था? वह उपस्थित हाफ सटेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम का एकमात्र स्वामी था। उसने कभी नहीं सोचा कि जब वह कुछ करे तो किसे समझाए, और ये लोग योग्य नहीं थे। हाँ, येज़िवेन ने कहा और अपने हाथों को थपथपाया। ये जियानशान ने संतोष के साथ सिर हिलाया। इस बार हमारे कई शिष्यों को उनके द्वारा पकड़ लिया गया है। ये विद्रोही वास्तव में इन ये कबीले के शिष्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं और हमारे ये वंश में प्रवेश करना चाहते हैं। यह वास्तव में इच्छाधारी सोच है। इन लोगों को बहुत पहले ही मृत्युलोक भेज देना चाहिए था। अब हमारे लिए उन्हें मृत्युलोक भेजने का सही समय है। ये जियानशान ने भीड़ को देखा और कहा, इन नीच पापियों को मार डालो। उन सभी को मारना सबसे अच्छा है। उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए था। ये कबीले के ये स्वामी पिछले नोटिस से इस मिशन की सामग्री को पहले ही जान चुके थे। इस समय वे धर्मी क्रोध से भी फूट रहे थे। ये लोग ये कबीले के बाज थे। उन्होंने वकालत की कि सभी दुश्मनों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, उनके लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और इस बार ऑपरेशन से पहले हम 2 लोगों को हमारे साथ सहयोग करने के लिए अंडरकवर एजेंट के रूप में घुसपैठ करने के लिए भेजेंगे। ये जियानशान ने भीड़ की ओर देखा और कहा। इस समय हर कोई यह देखने लगा कि कौन इतना बदकिस्मत है। इस मिशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से एक मिशन था जिसमें जीवित रहने के 10 में से 9 मौके थे। यदि वे इस गढ़ में घुसना चाहते तो ये वंश की इतनी बड़ी ताकत के साथ वे निश्चित रूप से सभी दुश्मनों को आसानी से कुचल सकते थे। लेकिन यह बाहर से था। अगर वे अंडरकवर जाना चाहते हैं तो यह वास्तव में जीवित रहने के 10 में से 9 मौके होंगे।
यह भी कहा जा सकता है कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। यह विशुद्ध रूप से खुद को मौत के मुंह में भेजने का काम था। कौन था इतना बदकिस्मत? लेकिन जल्द ही 2 बदकिस्मत लोग पहले ही सामने आ चुके थे। ये जिवेन और ये कियानहे थे। इस बार ये जिवेन और ये कियानहे गुप्त रूप से अग्रणी के रूप में जाएंगे। ये क्लान के शिष्यों को बचाने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिन्हें पकड़ लिया गया है। ये जियानशान ने कहा, बेशक हम उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। सफलता या असफलता की परवाह किए बिना उन्हें उजाड़ रक्त दिव्य फलों से पुरस्कृत किया जाएगा। उजाड़ रक्त दिव्य फल। सभी थोड़ा चौंक गए, लेकिन फिर शांत हो गए। उजाड़ रक्त दैवीय फल अच्छे थे, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए जीवित होना चाहिए। विशेष रूप से ये जियानजोंग और गोल्डन जेड मंडप के लोगों ने ये जिवेन को ऐसे देखा जैसे वे 2 मृत लोगों को देख रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे 2 मरे हुए लोगों को देख रहे हों। इस मामले के सुलझने के बाद मैं सभी की खूबियों की रिपोर्ट करूंगा। जब वह समय आएगा तो सभी के लिए लाभ की कोई कमी नहीं होगी। ये जियानजोंग ने भीड़ पर नजर डाली और कहा, ये लोग कई छोटे समूहों और संगठनों से संबंधित थे। इस समय उन्हें एकजुट करना और उन्हें एक के रूप में उपयोग करना आवश्यक था। रस्सी। हाँ, सबने एक के बाद एक जवाब दिया।